Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं सब सबके ऊपर करें. अमर, प्रीति, लवली, अग्रवाल, जहीदा, प्रशांत, रवि, अनदर आंसर यस. वी मूव फॉरवर्ड. ऑडियो वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी इशू आया आप जानते हैं. कंट्रोल आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है नोट कर दो. क्लास के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर गुरुवार आफ्टरनून को जो मेंस का मेरा कोर्स है उसके अपडेट सेक्शन में मैं वो जवाब डालता हूं. नेक्स्ट हैंडआउट में अपलोड कर चुका हूं. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूं. तो देखिए जो थर्ड पिलर है उसमें 3 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई, वो हम खत्म कर चुके हैं, उसका हैंडआउट खत्म कर चुके हैं. मेक श्योर आपने वो सब कंप्लीट किया उसके बाद आज बैठना, वरना आज सब बाउंसर ही जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट कि आपको समझ होनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एफडीआई. आज हम जो देख रहे हैं 3B बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व, एसडीआर, नियर परचेजिंग पावर पैरिटी. तो ये आज सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन क्लास होगी. अब समझिए मैं दौड़ा-दौड़ा के खत्म करूं तो 2 लेक्चर एक लेक्चर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर होगा ये कि जो लोग केवल रिवीजन के लिए बैठे हैं उनको मजा आ जाएगा. जो पहली बार पढ़े उनको टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. इसलिए मैंने इसके 3 टुकड़े किए. थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे, थोड़ा सोमवार को पढ़ेंगे. इसका हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूं. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब गुरुवार के लेक्चर में बताया. देन नेक्स्ट थर्सडे ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ ये सब हम समझेंगे. दैट विल बी पिलर 3C. तो आज के लेक्चर में मतलब आज से लेके जो 3 लेक्चर होंगे उसमें जमा राजा मत बनो कि रोज आप लेक्चर नहीं भरे राजी आए हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ लिंक है जो हमने पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे. नोट पेन लेके बैठना क्योंकि इसमें बहुत सारे कांसेप्ट आएंगे. नाउ लेट्स ब्रश अप कि करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, तो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने देखा. फिर ये प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड के नाम पे कुछ पैसा आ गया, रेमिटेंस की डोनेशन के नाम पे कुछ पैसा आ गया, और ये सबसे कुल मिलाकर तो डेफिसिट में हम लोग रहे. तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी चलती है. 2020 का साल एक्सेप्शन था जब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हुई थी. उसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा कैपिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट के नाम पे एफडीआई देख लिया, लोन के नाम पे सरकार ने प्राइवेट कंपनी में लोन ले लिया, और बैंकों में फॉरेनर्स ने डॉलर डिपॉजिट कर दिया. ये सबसे जो पैसा है प्लस जो भी $54 बिलियन समथिंग, तो करंट अकाउंट में नॉर्मली सरप्लस रहता है, क्योंकि ये असल में समझो हमको खैरात में नहीं दिया, सब लोन में इन्वेस्टमेंट में आया था, ये प्लस में आता है. अभी कल जो हमने पढ़ा एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं. करेंसी एक्सचेंज, ऑनियन की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑनियन सस्ता हो जाएगा. डॉलर की भारत के बाजार में सप्लाई बढ़ेगी कि फॉरेनर्स थैला भर-भर खिलाएंगे. तो एक डॉलर 80 की जगह 40 मिले तो हम कहें डॉलर सस्ता हो गया या ज्यादा करेक्ट वर्ड है कि डॉलर वीक हो गया. अगर इंडिया के मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है, मतलब सारे फॉरेनर्स इधर से शेयर्स बेच के सब लेके भाग जाएं, सब भारत की पब्लिक नहीं, हमको इधर पढ़ना नहीं, हमें कनाडा अमेरिका में पढ़ना है, रुपये का डॉलर कन्वर्ट कर भाग जाओ, तो भारत के मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज होगी. तो ऑनियन की शॉर्टेज, ऑनियन महंगा, डॉलर की शॉर्टेज तो डॉलर महंगा, तो डॉलर 40 की जगह 80 का हो जाए, ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो गया. तब समझिए कि सपोज $1 पहले 60 का था, अगर वो 40 रुपीज का हो जाए तो हम कहें डॉलर वीक हुआ, रुपया स्ट्रांग होगा. करेक्ट है. अगर वो 60 से 80 चला जाए तो हम कहेंगे रुपया वीक हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ. अब इस केस में कल रात हमने सुकून से समझा था कि कैसे अगर रुपया वीक होता है तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स है जैसे वाघ बकरिया उनकी मौज हो जाएगी, क्योंकि सारे जो दूसरे देश में खरीदने वाले केन्या, इथियोपिया से जो अमेरिकन चाय खरीदते थे भारत आके खरीदेंगे, क्योंकि हमारा डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो उसके सामने हमको ज्यादा रुपये मिल रहे हैं और उससे हम ज्यादा चाय खरीद सकते हैं. तो इंडियन एक्सपोर्टर विल बी हैप्पी व्हेन रुपी गेट्स वीक या व्हेन डॉलर गेट्स स्ट्रॉन्गर. रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर रुपया स्ट्रांग हो गया यानी डॉलर कमजोर हो गया कि 60 की जगह 40 रुपीस में डॉलर मिले, तो अमेरिकन सोचे भाई तो भारत से चाय खरीदेंगे, कम जत्थे में आएगी, तो कस्टमर चला जाएगा, तो इंडिया का एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा. सो ही विल बी सैड. अब भारत के इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अल्टीमेट रिस्क कर देनी है कि अगर रुपया वीक हो गया 60 का 80 $1 की भाव हो गई, तो आप लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो इंपोर्टर विल बी अनहैप्पी. लेकिन अगर रुपया स्ट्रांग हो गया 60 की जगह 40, तो कम रुपया देके भी आप वो सारे आईफोन और लैपटॉप और सब मंगवा सकते हैं जो $1000 का हो, $500 का हो, तो इंडियन इंपोर्टर विल बी हैप्पी. यानी ऐसा तो कोई पॉइंट है नहीं कि जहां दोनों लोग खुश रहेंगे, बट यस इस साइड और उस साइड जाएगा तो क्या सीन होता है हमने देखा था. आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये दिमाग में उतारिए. आगे बढ़ते हैं. अब हर साल भारत की करेंसी वीक ही होती है कि पहले डॉलर के 62 रुपीस की जगह 64 हो गए, फिर 65, तो 1-2 रुपये तो हर साल भारत का रुपया कमजोर होता ही है. तो ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों को पता है, बट दे विल एडजस्ट किया, ठीक है हम अपना बिजनेस ऐसे एडजस्ट करेंगे. लेकिन फिर आप देखिए कि सीधा 2017 से 18 में 65 से 74 हो गया, तो हैवी एंड सडन डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. तो फिर इंपोर्टर है उसको पसीने आ जाएंगे, भाई अब मैं बिजनेस कैसे संभालूं, पहले जो लैपटॉप इंपोर्ट करता था 25000 का भी 35000 देना पड़ता है, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन बचा नहीं. आरबीआई का काम है एक्सचेंज रेट वो फिक्स नहीं करता आरबीआई कि $1 का भाव 40 होना चाहिए कि 50, वो तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तय करते हैं. लेकिन आरबीआई का काम यह है कि सडन वॉलेटिलिटी हो जाए, अचानक से बहुत ज्यादा अस्थिरता हो जाए करेंसी एक्सचेंज में से, तो उसे रोकने के लिए वो अपनी तिजोरी से कुछ डॉलर्स बेचेगा और चीजों को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करेगा. समझते हैं. मान लीजिए सीन ऐसा हो कि 2019 में भारत में ये सब जो हमने चाय एक्सपोर्ट किया उसका पेमेंट आया, एफडीआई का पेमेंट आया, लोन का, ये सब करके $120 आए, और सामने हमने भी बाहर से ऑयल गोल्ड इंपोर्ट किया तो हमने $100 बाहर भेज भी दिए. तो प्लस माइनस आप करें तो सरप्लस $20 हमने कमाए हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इतना एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया है. अब अगर मैं आरबीआई होता और बाकी कोई नहीं होता, कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ आरबीआई, और सिर्फ आरबीआई ये सब कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर सब कुछ, तो मेरे पास 20 एक्स्ट्रा है. मैं क्या करूंगा, इसे रिजर्व में रखूंगा तिजोरी में. अभी तिजोरी में $20 कैसे रख सकते हैं, कुछ कैश में रख दूं, कुछ के मैं बॉन्ड्स खरीद लूं, कुछ का मैं गोल्ड खरीद लूं, कुछ डॉलर्स में किसी और संस्था को डिपॉजिट कर दूं, ये सब हो सकता है. फिर 2020 में मान लीजिए उल्टी स्थिति हो जाए कि भारत में डॉलर्स कम आए किसी कारण से, कि हम चाय एक्सपोर्ट कम कर पाए, बाकी सामान एक्सपोर्ट कम कर पाए, ट्रम्प ने कुछ टैक्स लगा दिया हो, और भारत से बहुत सारे पैसे बाहर चले जाएंगे, अपनी पब्लिक नहीं, इंडिया में हमको नहीं पढ़ना है, हमको कनाडा अमेरिका ही पढ़ना है, तो रुपया डॉलर में कन्वर्ट करो लेके भागो, तो $100 भारत से बाहर चले गए. तो अब अगर आप हिसाब लगाओ तो 50 की डेफिसिट घाटा हो गया, कितना पैसा भारत में कम है. तब मैं क्या करूंगा, ये जो बफर में मैं मतलब आरबीआई ने $20 रखे थे 2019 में, तो वो 20 में इधर एडजस्ट करूंगा. आपके फिर भी भाई डेफिसिट तो 50 का है, बीसी तुम तो एडजस्ट करो 30 का क्या, तो कोई नहीं भाई, आईएमएफ में जाके भीख मांगेंगे जैसा श्रीलंका पाकिस्तान करते हैं. तो दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो ये अप डाउन चलते रहते हैं. अब इसको ज्यादा टेक्निकली करेक्ट तरीके से समझते हैं. जब हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, हम के भारत का पूरी दुनिया के साथ जो लेन देन है,
ये लेन-देन था करंट अकाउंट में कि उसमें एक्सपोर्ट में पैसा कमा लिया, रेमिटेंस की डोनेशन का पैसा कमा लिया। हाँ, तो प्लस में आ भी गया। सामने चला भी जाता था इंपोर्ट पेमेंट में, फॉरेनर्स को डिविडेंड देने में। उसी प्रकार कैपिटल अकाउंट में ये एफडीआई पे लोन एनआरई डिपॉजिट का पैसा आता जाता है, देखा था। अब इसमें अगर कुछ सरप्लस हो गया $20 तो ये सब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जाए। और जब मैं कहता हूँ फॉरेक्स रिजर्व में गया तो वो कहाँ-कहाँ इस $20 को रखेगा। कुछ तो वो सीधा फॉरेन करेंसी में $5 कि मैं कैश में $5 रख रहा हूँ। कुछ के वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स खरीद लेगा। ये मान लो $15 के अमेरिकन सरकार के, जापानी सरकार के मैं बॉन्ड्स खरीदूँ ताकि उसमें से मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो सके। तीसरा कुछ मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ। मैं मतलब आरबीआई और कुछ पैसा आरबीआई आईएमएफ में डिपॉजिट करेगा जिसके साथ जुड़े कंसेप्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स और उसकी आरटीपी वो क्या है कल के लेक्चर में संडे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो ये सब फॉरेक्स रिजर्व में वो रखेंगे। अभी आप समझिए कि भारत में डॉलर आते कैसे। कोई फॉरेनर के हमको भारत से चाय खरीदनी है तो वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेगा। कोई फॉरेनर के मुझे भारत की कंपनी में एफडीआई या एफपीआई करेगा है तो वो अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो ये सब लोग जाते हैं ऑथराइज्ड डीलर लाइक वेस्टर्न यूनियन, एक्सिस बैंक वगैरह जिन्होंने आरबीआई से ईमा एक्ट के तहत लाइसेंस लिया है। सामने भारत की पब्लिक जो इंपोर्टर है वो कहे हाँ हमें भी रुपये का डॉलर कन्वर्ट करके क्रूड ऑयल मंगाना है, गोल्ड कुछ करना है। तो इन सबका लेन-देन चलते रहता है। अब मान लीजिए $1 का भाव हो ₹60, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अभी अचानक से ये 1, 2, 3, 4, 5 सब डेस्परेट बाबू सोने। ये क्या हमको भारत नहीं रहना, यहाँ कोई अच्छी कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, हमको अमेरिका चला जाना है। तो ये अपने सारे रुपये लेके चले जाएँगे और सामने वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको ऑथराइज्ड डीलर या कोई फॉरेनर इसके बदले डॉलर दे दे। मान लीजिए एक ही अमेरिकन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पहले एक इंडियन और एक अमेरिकन था, तब मान लो रेशियो बन गया था कि $1.40 का होना चाहिए। अभी क्या है, एक अमेरिकन है और 4 इंडियन है। तो अमेरिकन बोले मेरे को गरज नहीं है, आई एम नॉट डेस्परेट, तू डेस्परेट है। तो $1 चाहिए तो ₹40 नहीं, $1 चाहिए तो तुम ₹80 लेके आओ, तो मैं तुमको अपना डॉलर दूँगा। तो स्वाभाविक है यहाँ क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया वीक होगा। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया वीक होता है। ये तो कॉमन सेंस लॉजिकल बात है। अब अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए $1 75 की जगह 83 या 88 कुछ हो गया, तो हमने आगे देखा कि जब भी हम कुछ इंपोर्ट करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, चाहे क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन कुछ भी। तो आरबीआई को ये आग बुझानी चाहिए। आग वो कैसे बुझाएगा, फायर ब्रिगेड बन जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड ये पानी यानी एच2ओ से नहीं चलता। इधर उसने मार्केट में जो आग लगी उसको बुझाने के लिए डॉलर की सप्लाई बढ़ानी होगी। तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर्स पड़े हैं वो उसको मार्केट में सप्लाई करेगा क्या कि सामने जो ऑथराइज्ड डीलर है उनको बेचेगा कि तुम ये ले लो और तुम आगे जितने बच्चे जिनको कॉलेज की एडमिशन के लिए फीस कन्वर्ट करनी है वगैरह उनको बेचते रहो। तो इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट, डॉलर विल गेट स्ट्रांग, जो कि इंपोर्ट के लिए खराब बात है। तो फिर आरबीआई क्या कर सकता है, अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेच बेच के वापस उसको स्टेबल करने की कोशिश करे। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए। नाउ व्हाट इफ रिवर्स हैपेंस, मान लीजिए भारत में बहुत ज्यादा डॉलर्स आ जाए कि अमेरिका वाले कहे कि हमको कॉफी नहीं पीनी, हमको बस चाय पीनी है और वो भी चाय सिर्फ और सिर्फ इंडिया से खरीदनी है, केन्या इथियोपिया से नहीं खरीदनी है, तो दे दनादन बहुत सारे डॉलर भारत में आ जाएंगे। अब अगर बहुत ज्यादा डॉलर्स का सरप्लस भारत में हो गया, ऑनियन का सप्लाई बढ़ जाता, ऑनियन सस्ता होगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ा, डॉलर सस्ता होगा, तो $1 जो 60 मिलता हो वो मान लीजिए 40 का हो जाए। तो हमने देखा था कि ऐसा डॉलर का वीक हो जाना या रुपये का स्ट्रांग हो जाना हमारे एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि फिर सिचुएशन ये होगी, वही अमेरिकन सोचेगा भाई इधर तो कम ही चाय मुझे मिलती है क्योंकि डॉलर का रुपया कन्वर्ट करते हैं तो किलोग्राम के हिसाब से मुझे कम मिल रहा है चाय, तो आई विल नॉट बाय फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए डॉलर का वीक होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं। इस केस में आरबीआई ने क्या करना चाहिए, तकलीफ क्या हुई कि अचानक से डॉलर का सप्लाई बढ़ गया है। आरबीआई ने क्या करना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए और ये जितने एक्स्ट्रा डॉलर है उसको ठग कर लेना चाहिए। आपके ऐसा कौन सा वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, अब समझो वो करेगा क्या, वो रुपया देके डॉलर बाय कर लेगा ताकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाए और वो चीज वापस सेम टू सेम सिचुएशन में आ जाए। जैसे ये फिल्में आती हैं सब कि 100 करोड़ कमा ले, 400 करोड़, कैसे उसका प्रोड्यूसर खुद ही टिकट बाय कर रहा है, फिर दिखा दे कोई तो मत हिट। सिमिलरली व्हाट आरबीआई विल डू कि मार्केट से डॉलर्स बाय कर ले ताकि डॉलर की शॉर्टेज हो जाए, वापस से डॉलर स्ट्रांग हो जाए, रुपया वीक हो जाए। तो ये भी काम हो सकता है। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स, वो डिपेंड करता है कि आरबीआई क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, इसको दिमाग में उतारिए। अभी आपको सवाल होगा कि भाई तो आरबीआई ये सब कर रहा है तो डॉलर का भाव ऐसा कैसे हो गया कि 75 का 88 हो गया। इसका कारण ये है कि ये जो नए आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि आईएएस भी है और उससे भी ज्यादा वो एक चिल आदमी है। उसने सोचा कि भाई रोज उठ के डॉलर तो ऊपर नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रम्प पॉलिसी, रोज उठ के रवीश कुमार उसके वीडियो बनाएंगे, तो रोज मैं छाती पीट के इसको कंट्रोल करने बैठा तो मेरी तो तिजोरी खाली हो जाएगी ना। तो न्यू गवर्नर इज नॉट इंटरवीनिंग, वो मार्केट फोर्स करने दो, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ आरबीआई टाइम एंड फॉरेक्स रिसोर्सेज टू माइक्रो मैनेज रुपी एंड डॉलर एक्सचेंज रेट। इस कारण से अभी 88 होता है तो भी होने देता है, 89 होता है तो भी होने देता है। तो यस, हम जो पढ़ रहे हो थियरी है। कुछ लोगों को सवाल हो भाई इतना सब थियरी के हिसाब से आरबीआई के पास पावर है तो कुछ करता क्यों नहीं है, क्योंकि करने बैठे भाई तो इट विल गेट एग्जॉस्टेड। रोज उठ के यूट्यूब पे 500 वीडियो है तो क्या देखने बैठेंगे, रोज उठ के 500 कोर्स लॉन्च हो तो क्या खरीदने बैठेंगे, नो। तो वो एक ठहराव होना चाहिए, व्हिच इज अ गुड थिंग कि मार्केट फोर्सेस को अपना रोल प्ले करने दो, वरना तिजोरी अभी खाली हो जाएगी तो जब असल में इमरजेंसी होगी तो आरबीआई के पास डॉलर्स ही नहीं होंगे जिससे वो चीजों को सेटल कर सके। हाँ, तो याद रखना इधर हम जो पढ़े हो थियरी है, करंट अफेयर्स की खिचड़ी इसके साथ मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स में आरबीआई करने बोल दिया, मैं कुछ करूंगा नहीं अभी। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेटलमेंट कैसे होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट के अलग-अलग रिजीम, एसडीआर, नीड, ये सब क्या है, आजकल परसों धीरे धीरे ये समझ रहे हैं। स्टेज 1, एक तरफ कुछ अमेरिकन से उनके पास डॉलर्स, देखिए यूरो, येन, पाउंड ये सब भी लोग एक्सचेंज करने आते हैं, लेकिन मैं 25 एंगल आपको दूंगा तो फिर वो स्लाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी ऐसा मान के चलो सिर्फ दो ही देश हैं, एक भारत है, एक अमेरिका है, दो ही करेंसी है, एक है रुपया, दूसरा है डॉलर। तो देयर आर सम अमेरिकंस दे वांट टू एक्सचेंज देयर डॉलर्स विद रुपीस, क्योंकि उनको इंडिया से मैंगो खरीदनी है, बेंगलुरु में जो कॉल सेंटर लगा है उनको सैलरी देना है, एफडीआई एफपीआई के नाम पे इन्वेस्ट करना है। सामने कुछ भारतीय भी चार खड़े लाइन में कि भाई हमको क्रूड ऑयल खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, हमारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हमारे रुपये ले लो और हमको डॉलर दे दो। तो दिस इज स्टेज 1, जरूरत द रिक्वायरमेंट। अब ये जरूरत द रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया कि $1 का भाव होना चाहिए 4040 रुपीस। तो ये बराबर है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से मार्केट विल डिसाइड व्हाट शुड बी द प्राइस। अब इस प्रकार से पूरा साल जो भी उन्होंने एफडीआई एफपीआई किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया,
मान लीजिए करंट अकाउंट में डेफिसिट है $48 बिलियन, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है $91 बिलियन, मतलब एफडीआई वगैरह का बहुत पैसा होगा। बाद में आरबीआई सब डेटा चेक करे, कुछ गड़बड़ निकलेगी, एरर ओमिशन मान लीजिए 0.9 एडजस्ट करे, तो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब आए, सपोज क्या आएगा, -48 प्लस 91, तो जो भी मतलब 43 के आसपास कुछ आएगा प्लस। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में जवाब आए, इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के साथ हमने जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें नेट शुद्ध रूप से भारत में $43 बिलियन आए हैं। तो पॉजिटिव बैलेंस मींस एक्सेस फॉरेन करेंसी हैज कम टू इंडिया। आई गिव 20 सेकंड इसको दिमाग में होता है, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे कैसे होता है वो हमें समझना है। हम्म, अब यहां तक तो बराबर था, नॉर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा था, लेकिन फिर भारत में मान लीजिए पहले एक ही अमेरिकन ही पैसा दे रहा था और हमें सरप्लस में जवाब आया कितना, 43। फिर दूसरा एक और आ जाए कि मुझे भी कभी एफडीआई करना है, मुझे भी मतलब भारत की कोई पब्लिक ने लोन लिए हैं, उसका बहुत सारा डॉलर आ रहा है, तो अगर इंडिया में डॉलर का सप्लाई और बढ़ता रहे, तो स्वाभाविक है जितना डॉलर का सप्लाई ज्यादा आएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नंबर है वो पॉजिटिव और ज्यादा हो जाएगा। ऐसी बात है। इधर समझिए हम कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट में +91 है, तो ये मोस्टली क्या होगा, एफडीआई का पैसा होगा, लोन का पैसा होगा। अभी मान लीजिए 150 हो जाए, तो इसका मतलब कि और एफडीआई आया है और लोन आया है, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। डॉलर की सप्लाई बढ़ने से होगा क्या, डॉलर ऑनियन की सप्लाई बढ़े तो ऑनियन सस्ता हो जाएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़े तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो पहले मान लो $1 60 का मिलता हो, वो सस्ता होकर वीक होकर 40 का मिलेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एक्सपोर्टर्स, क्योंकि फिर भारत में वो आएगा नहीं कस्टमर, ये तुम्हारे चाय की क्वांटिटी में ज्यादा नहीं मिलती, तुम्हारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, हमारा डॉलर वीक हो गया। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा पॉजिटिव नंबर बनने लगे तो एक्सपोर्टर का नुकसान होता है, कस्टमर चले जाते हैं, क्योंकि डॉलर वीक हो जाता है, डॉलर सस्ता हो जाता है। आरबीआई ने क्या करना चाहिए, जो हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा, आरबीआई आ जाए वैक्यूम क्लीनर लेके कि अच्छा डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, तो ये एक और दो, चलो मैं इसके डॉलर सब कर लेता हूँ अपने वैक्यूम क्लीनर से, मतलब असल में समझो उसे बाय कर लेगा ताकि मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज या एक इक्विलिब्रियम बना रहे। तो एक्सपोर्टर्स अनहैप्पी हो जाते हैं जब डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि डॉलर वीक होता है तो भारत के एक्सपोर्टर का नुकसान है। तो उनको खुश रखने के लिए आरबीआई ये कर सकता है, क्या विल सब क्या एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट, कैसे वो बाय करके खरीद के डॉलर की सप्लाई कम कर देगा। अब आप सोचिए कि यहाँ ये जो एक भाई साहब हैं जो जो $100 $200 लेके आए थे, और उसके चलते अपना रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उनका डॉलर वीक हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डॉलर्स भारत में ला रहे थे, विच इज नॉट गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स। आरबीआई क्या कर रहा है, आई विल बाय दोज एक्स्ट्रा डॉलर्स, ताकि मैं बाजार से उसको हटा के अपने फॉरेक्स रिजर्व की मुंबई की तिजोरी में छुपा के रखूं। अब वो जब डॉलर को सब करता है, बाय करता है, तो सामने कुछ तो देगा ना भाई, तो सामने वो करेंसी देगा भारत की, मान लो ₹2000, आपको अभी तो वो सब डिसकंटिन्यू होने लगा, पर समझो कि 2-5 हज़ार उसने दे दिया, तो क्या होगा, अच्छी बात है, डॉलर का सप्लाई हमने कंट्रोल कर दिया। बट नाउ देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम कि ये सारे 2-3 हज़ार रुपए तो उस अमेरिकन के पास चले गए ना, जो भारत की करेंसी है, और ऐसी एक्स्ट्रा भारत की करेंसी बढ़ जाएगी तो महंगाई हो सकती है, समझते हैं व्हाट हैपन, इस फॉरेनर के डॉलर्स आरबीआई ने बाय कर लिए, ताकि मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज बनी रहे, रुपया वीक रहे, हमारे एक्सपोर्टर्स हैप्पी रहे। तो आरबीआई बॉट हिज डॉलर्स, लेकिन सामने आरबीआई ने उसको पैसा दिया मान लो ₹4000। अब यूएसए के अंदर भारत का रुपया लीगल टेंडर तो है नहीं, तो अमेरिकन व्यक्ति रुपया लेके उधर मैकडॉनल्ड के बर्गर तो खा नहीं सकता, तो ये अमेरिकन उन रुपयों का क्या करेगा, उसे भारत से कुछ लेके जाता हूं मैं, ये वीट राइस मेडिसिन कुछ लेके मैं जाता हूं और फिर मैं अमेरिकन को बेचूंगा, ऐसा ये अमेरिकन पर्सन सोच रहा है। लेकिन आप जानते हैं अगर वो ऐसा करेगा तो अपने मार्केट में ये शक्कर चीनी सब चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। आप एक्सपोर्ट भी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बराबर है भाई, पर ऐसा तो नहीं कि घर के सब बच्चे भूखे मरे और अमेरिका के लोग खुश रहे। तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन फॉर लोकल पब्लिक, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई ऐसे ही सबको रुपया दे दे के उनके डॉलर खरीदता रहा और जिनके पास रुपया है वो सब फॉरेनर्स हैं, तो भारत से सामान खरीद के चले जाएंगे, तो भारत में सामान की शॉर्टेज होगी एंड इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। आई गिव 30 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारी, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट उसका लेयर चलेगा जिसे कहते हैं स्टरलाइजेशन, और नोट पेन लेके बैठना और अपने से खुद डायग्राम बनाते रहो, देन इट विल मेक मोर सेंस। हाँ, तो क्या करना चाहिए, देखिए कुछ बार ये होता है कि आपके घर में बकरी घुस जाती है, फिर आप उसको निकाले जाए तब तक आपके घर में ऊँट भी घुस जाता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि ये डॉलर का एक्सचेंज रेट स्टेबल करने बैठा आरबीआई, तो एक नया प्रॉब्लम आ गया कि अब ये महंगाई बढ़ा देगा। तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए कि देखो पहले ₹100 थे तो 1 किलो मैंगो का भाव था ₹100। अब ये मैंने फॉरेनर्स को पैसा दे दे के उनके डॉलर्स खरीद लिए, तो फॉरेनर्स के पास ₹500 आ गए, तो मार्केट से वो तो सब मैंगो खरीद के लेना शुरू करेंगे, तो मैंगो महंगा हो जाएगा। तो टू मेनी इंडियन करेंसी नोट्स, उसका अगर सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट में उतना सामान नहीं है तो महंगाई होती है। तो अभी सेकंड या थर्ड स्टेज में आरबीआई क्या करे, वापस कि अब मैं रुपया सब कर लेता हूँ, मैं रुपया एब्जॉर्ब कर लेता हूँ ताकि उसका इक्विलिब्रियम सेम रहे, ताकि महंगाई नहीं बढ़े। अब यहाँ पर वो समझिए वापस रुपया सब कैसे करेगा, आपने डॉलर देके सब कर रहे नहीं, तो फिर वापस हम जीरो की सिचुएशन में आ जाएंगे जो पहले थी। तो आरबीआई यहाँ एक नया टूल इस्तेमाल करेगा। अब याद करें पिलर 1 और 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन सब टॉपिक, कैसे आरबीआई उसके पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको मार्केट में बेचता है, तो इन्वेस्टर आरबीआई को पैसा देते हैं, वो कौन सा पैसा देंगे, रुपया, तो इससे क्या होगा, रुपी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। बस तो अब ये तीसरे स्टेज में आरबीआई ये करेगा कि चलो वहाँ मैंने डॉलर का एक्सचेंज रेट स्टेबल कर लिया, लेकिन उस चक्कर में मैं रुपये का सप्लाई बढ़ा दिया, जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कर सकता है। तो ना व्हाट आई विल डू, मैं वापस रुपया एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और उसके लिए मैं करूंगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हम पिलर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये पूरी जो प्रोसेस हुई उसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। स्टेप 1 में क्या हुआ कि आरबीआई ने डॉलर खरीद रहे ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, लेकिन वो सारे डॉलर उसने खरीदे रुपया देके, तो एक्स्ट्रा रुपया हो गया मार्केट में, तो इन्फ्लेशन हो सकता था। तो थर्ड स्टेप कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची कुछ और इन्वेस्टर्स को, ताकि इतना मनी सप्लाई रुपये का वापस एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, कि एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे और महंगाई भी बढ़े नहीं। तो जो पूरी प्रोसेस हुई इसको हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन, स्टीरीकरण। आई गिव 20 सेकंड, ये दिमाग में उतारिए। ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया है, वरना मैं आप जानते हैं एग्जाम के लिए काम की चीजें वो मैंने पढ़ा था।
तो एनसीईआरटी में सब दिया भाई। आरबीआई विल अंडरटेक एन ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इन द कंट्री thereby keeping the stock of high powered money and total money supply unchanged and this sterilizes the economy against the adverse external shocks. This operation of RBI is known as sterilization. अगर आप सीधा ही पढ़ने बैठो दिमाग में नहीं उतरे क्योंकि इसके पहले 20-30 स्लाइड का कहानी पता होना चाहिए तो आपको ये हो तो हमने वो देखा है। इसके बारे में आईएएस के पहले में भी पूछा है, बाकी परीक्षा में भी पूछा है, सो इट इज इजी थिंग। स्वाभाविक है हिंदी में एनसीईआरटी लिखेंगे तो कसम खाई किसी को समझ नहीं आना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण में अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय अंतर प्रवाह की मात्रा की बराबर मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री खुले बाजार में करती है। इस प्रकार शक्तिशाली मुद्रा का स्टॉक कुल मुद्रा अपरिवर्तित फॉरेन का संचिता समाप्त, ये सब वही कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़िए, आपके ही फायदे में है। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यूपीएससी फॉर किलर्स, इट इज नॉट फॉर विक्टिम्स एंड ये नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ही इकोनॉमी, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में समझे तो जल्दी समझ आ जाता है। अब ये जो पूरी चीज है ये आपके हैंडआउट में दिया ग्राफिक्स के साथ, तो इधर मैं जूम इन करूंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, नहीं वो उधर आप देख लेना हैंडआउट में। कुल मिला के हो क्या रहा है, ये ढेर सारे डॉलर्स भारत में आगे आरबीआई ने क्या किया, उनको बाय कर लिया। लेकिन बाय किया तो वैक्यूम क्लीनर ऐसा चला कि उसमें रुपया सामने फॉरेनर को देना पड़ा। अब वो रुपया दिया तो फॉरेनर ऑनियन खरीद के भाग जाएगा, तो भारत में महंगाई हो जाएगी ऑनियन में। आरबीआई ने क्या किया कि वो सारे रुपये वापस करने के लिए मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता हूँ। अब आगे उस फॉरेनर को नहीं, तीसरे किसी को बेचेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन में, क्योंकि पूरी इकोनॉमी समझो एक तरफ आरबीआई, बाकी तरफ पूरी इकोनॉमी है। तो उसको तो बस डॉलर उधर गया मेरे पास है, रुपया उधर गया मेरे पास है, उस हिसाब से प्लस माइनस सेट करना है, तो जीरो ला देगा नेट न्यूट्रल सिचुएशन व्हिच इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। एक लाइन का मुद्दा है, आईएएस में भी पूछा, बाकी परीक्षा में भी पूछते हैं, सो इट इज दैट। हाँ तो हम अब देखें, कोरोना आप जानते हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हुई, करंट अकाउंट में सरप्लस हो गया। मान लो करंट अकाउंट में सरप्लस हो गया $24 बिलियन और कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस होता है, एफडीआई का पैसा है, लोन का पैसा है, एरर ओमिशन जो भी कुछ हो, तब सिचुएशन अब देखिए क्या होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब तो और प्लस हो जाएगा $87 बिलियन। तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस व्हाट, कि ढेर सारी फॉरेन करेंसी भारत के अंदर आ रही है, तो यानी डॉलर वीक हो जाएगा क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ रहा है। तो क्योंकि आप याद करें कोरोना में शुरुआत में शेयर बाजार गिर गया, पब्लिक भागने लगी, लेकिन बाद में फॉरेनर्स ढेर सारे पैसे भारत की आईटी, फार्मा, ई लर्निंग, बाकी सेक्टर्स में उन्होंने दिया, तो बहुत सारा एफडीआई का पैसा भारत में आया है इन कोरोना 2020। तो आरबीआई ने करना क्या चाहिए, स्टेरिलाइजेशन का सिद्धांत क्या है कि अगर एक्स्ट्रा डॉलर्स आ रहे हैं तो उसको बाय करो और जवाब जीरो ला दो, नेट न्यूट्रल कर दो। तो करंट अकाउंट में जो भी $24 बिलियन आए, कैपिटल अकाउंट एफडीआई में 64 आए, एरर ओमिशन जो भी था, तो टोटल $87 बिलियन आए। तो आरबीआई ने इसको सब कर लेना चाहिए, वरना डॉलर वीक हो जाएगा तो अपने भारत के एक्सपोर्टर्स की समस्या बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आरबीआई इनको एब्जॉर्ब जो कर रहा है, तो $87 बिलियन मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बाय आरबीआई। तो अब आप समझिए नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, कि $87 बिलियन आए करंट कैपिटल अकाउंट में मिलाकर, और आरबीआई ने उतने एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो शुद्ध रूप से क्या बचा, जवाब जीरो। तो अगर जवाब आप जीरो लाएंगे तो हर साल आपका करेंसी एक्सचेंज रेट एकदम स्टेबल रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया आरबीआई गवर्नर चिल आदमी है, तो लेट इट बी, तो वो क्या करेगा, स्लाइड होने दो। एनीवे सो दैट इज नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो जीरो आता है से नहीं आता है उसको जबरदस्ती आरबीआई लाता है, कैसे, ये सब एक्स्ट्रा डॉलर्स को बाय करके। अभी यहाँ पर आप समझिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ जो पैसा आया गया वो पब्लिक की मर्जी थी, उनकी श्रद्धा थी, तो भारत में आपने किया। तो ये जो व्हाइट कलर के सेल थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर ओमिशन, दीज आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, स्वायत्त है, बिकॉज दे अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट आरबीआई इन्वॉल्वमेंट। आरबीआई के कहने से कोई भारत में चाय खरीदने नहीं आता, उसकी मर्जी है। तो जितना ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का हिसाब है वो अपने आप होते रहता है, ऑटोनोमस है, आउटसाइड आरबीआई कंट्रोल। आरबीआई के कंट्रोल में क्या है, या जो भी जवाब हो गया अब उसको मुझे एडजस्ट करना है, जीरो की तरफ ले जाना है। तो ये जो उसने 87 बाय कर लिया, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन किया, वो जो पिंक सेल है, इट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि आरबीआई ने वो जितना सरप्लस था उसे जीरो लाने के लिए अकोमोडेट कैसे किया, बाय कर लिया, ताकि नेट जीरो हो जाए और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। तो एक है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब कहते हो क्यों बता रहे हो, बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी आर स्टडी। 10 सेकंड दिमाग में उतारिए। हम्म, ये सब भी दिया है हैंडआउट में, तो कोई लोड लेना नहीं है। अब इधर नॉर्मली मैं यहाँ तक ही पढ़ाता था और उसके बाद हम लोग बाकी चीजें समझते थे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को मेरी खुशी देखी नहीं गई कि नहीं नहीं थोड़ा और दो चार एडवांस टॉपिक इसमें डालते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें कुछ और एडवांस कंसेप्ट लिखे, इसलिए हमको तैयार करने पड़ते हैं, विच इज कॉल्ड मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा। वो ऐसा कहता है कि अब एक ही साल में आपको कि मैं आईएएस भी बन जाऊंगा, कैट एग्जाम देके टॉप स्कोर के साथ में आईएम अहमदाबाद का भी एडमिशन ले लूंगा, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में भी मैं नंबर 1 रैंक लेके आऊंगा। तो अब ये तीन काम तो एक साथ हो नहीं सकते, मैक्सिमम दो काम हो सकते हैं, तीन काम नहीं हो सकते। बस तो ये मंडेल फ्लेमिंग ट्राइलेमा यही बात करती है कि एक तरफ हम अगर अलाउ करें फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ये देखो इंश्योरेंस में एफडीआई पहले 74 था, अभी 100%, जिसको आना जितना पैसा लगा दो। अगर आप ऐसा अलाउ करेंगे तो स्वाभाविक है ढेर सारे डॉलर्स भारत में आ जाएंगे, तो अपना एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एडिशनली और सारे डॉलर्स भारत में आ गए, तो फिर आरबीआई उसी को संभालने में पड़ी रहेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस, आरबीआई को काम क्या है, महंगाई को 2 to 6% में कंट्रोल रखो। लेकिन फिर वो स्टेरिलाइजेशन भी करने बैठेगा तो इतने सारे डॉलर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसका महंगाई कंट्रोल में रहेगा नहीं, तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सब डॉलर को संभालने बैठा तो ये सब काम उसका बर्बाद हो गया। तो तीन काम एक साथ हो नहीं सकते, ऐसा ये जो भी इकोनॉमिस्ट होंगे मंडेल एंड फ्लेमिंग उन्होंने कहा। तो इट इज ट्राइलेमा, मतलब दुविधा होती है, डायलेमा, टू प्रॉब्लम्स, यहाँ ऐसा है कि तीन को संभालना है, इसे हम समझते हैं। अब याद करें ये जो भी फार्मा आईटी सब सेक्टर्स हैं उसमें ज्यादातर में 100% एफडीआई अलाउड है, और कोरोना में ये सब फॉरेन की पब्लिक की बात की आईटी फार्मा में दे पैसा लगाते हैं, तो हमने फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अलाउ किया है, एफडीआई पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे कुछ सेक्टर्स पे, तो बहुत सारे डॉलर्स भारत में आ जाएंगे। तो सिचुएशन क्या होगी फिर, ये सब एफडीआई वाले फार्मा आईटी लर्निंग वगैरह में तो बहुत सारे डॉलर्स आ रहे हैं, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो जो पहले 75 रुपीज में एक डॉलर मिलता था वो सस्ता हो जाएगा, वो 73 में मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, अभी की हम बातें करें, और ये असल में डेटा में हाइपोथेटिकल डेटा आपको नहीं दे रहा। देखिए ये पहले था 75 रुपीज इन अगस्त 2020, फिर हम पहुंचते हैं 2021 फरवरी, तब तक आप देखिए ये ग्राफ ऊपर नीचे होते थे, इधर पहुंचा तो ये नंबर कौन सा है, 72 के पास आ गया। क्यों, ये ढेर सारे लोग जो फार्मा आईटी लर्निंग सब सेक्टर में बहुत सारे एफडीआई ला रहे थे, एज अ रिजल्ट डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, तो डॉलर वीक हो गया। 10 सेकंड ग्राफ दिमाग में, इधर ये 75 पे है, इधर ये 72 पे है, और ये 2021 तक हम पहुंचे, 2020 था।
अब ऐसा डॉलर अगर वीक हो गया, सस्ता हो गया, भारत के टी एक्सपोर्टर्स को मजा नहीं आएगा, हमारे तो कस्टमर चले जाएंगे। याद करें, डॉलर अगर सस्ता होता है मतलब 60 का 40 हो जाए, या हमने अभी देखा रियल लाइफ में स्वाभाविक 20-30 रुपए का तो कुछ गैप नहीं होगा, पर ये जो भी हुआ 75 की जगह 73 हो गया, 2 हो गया। तो आप अपना हमारा ओरिजिनल ग्राफ याद करें, इंडियन टी एक्सपोर्टर सीआईडी मुझे अब कुछ इंडिया का इंपोर्टर कुछ हो जाए भाई, मैं सस्ते में लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट कर सकता हूं, बट ये भी नहीं अगेन 10 सेकंड इसको दिमाग में उतारिए, जो रिवीजन के लिए बैठे उनको तुरंत क्लिक हो जाएगा, जो नए लोग हैं उनको इसलिए मैं सुकून से जा रहा हूं। तो वीक डॉलर मींस इंडिया का एक्सपोर्टर नाराज है। आरबीआई ने क्या करना चाहिए, जो हमने आगे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये जो डॉलर का सप्लाई बढ़ गया होगा तभी डॉलर सस्ता होगा 60 का 40, या प्रैक्टिकली बात करें 75 का 73। तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए, वो सारे डॉलर से अब्सॉर्ब कर लेने चाहिए। तो आरबीआई रुपया दे देके डॉलर खरीदेगा और अपने फॉरेक्स रिजर्व में भरेगा, टू कीप द थिंग्स स्टेबल। अगेन 10 सेकंड स्लाइड दिमाग में उतारिए। हम्म, तो तकलीफ क्या हो गई कि आरबीआई फंस गया है कि उसको आईएस भी बनना है और आईएम अहमदाबाद में भी एडमिशन लेना है। एक तरफ हमने अलाउ किया फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, एफडी वगैरह दे देना छूट है, तो एक्सचेंज स्टेबल रखने में आरबीआई लगा हुआ है कि आरबीआई जितने डॉलर आ रहे हैं उसको बाय करो वगैरह। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, अब तीसरी तकलीफ आ जाएगी कि आरबीआई ने डॉलर्स बाय किए, तो समझ आरबीआई उनको पैसे दिए होंगे 4000 रुपया जो भी डॉलर्स बाय करने के लिए। तो आप याद करें उसे वो अमेरिकन क्या करेगा, उन 4000 रुपये से भारत से ये सब्जी टमाटर ऑनियन प्याज सब लेके चला जाएगा। तो भारत में चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगेन 10 सेकंड स्लाइड दिमाग में उतारिए, 10 नहीं 20 सुकून से पढ़िए। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, तुमने अभी तो सीखा है कि वो आरबीआई स्टरलाइजेशन कर देगा कि अगर ये प्रॉब्लम है, तुमने सीखा ना कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, मार्केट से एक्स्ट्रा रुपया एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि सब नेट चीजें न्यूट्रल रहे, जीरो हो जाए। यू आर राइट। पर आप ये विजुअलाइज करिए कि आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर है जिसकी कैपेसिटी मान लो 15 लीटर। अब उतना सारा कचरा आपने सब कर लिया, लेकिन बाजार में कचरा 25 लीटर का है, तो फिर तो वैक्यूम क्लीनर आपका फट जाएगा या मना कर देगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो इसकी भी तो कोई कैपेसिटी होती है ना। आरबीआई के पास अनगिनत क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई के पास अनगिनत क्या रुपया, आरबीआई के पास अनगिनत क्या डॉलर है। नो, तो होगा ये कि कुछ कचरा, या इस केस में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच बेच के वो जो रुपया सब कर रहा था, तो मान लीजिए 10 किलो ही सब कर पाया और फिर भी 5 किलो बच गया जिसको वो सब नहीं कर पाया, क्योंकि आरबीआई के पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं थी जिसको बेच बेच के ओपन मार्केट ऑपरेशन में सारे रुपये वो वापस एब्जॉर्ब कर ले। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज डिफिकल्ट इफ द अमाउंट इज एक्सट्रीमली लार्ज। आरबीआई का हिसाब नॉर्मल ईयर में चलता था, उसको पता अपनी औकात के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, एक तो सरप्लस हो गया, उस कारण से एक्स्ट्रा डॉलर आ गया, तो उसको कल्पना ही नहीं थी ये सब मैं कैसे हैंडल करूं। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस बिकेम डिफिकल्ट। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए 4 बंडल थे, 1 2 3 4 बंडल थे नोटों के रूपी करेंसी के। आरबीआई ने वैक्यूम क्लीनर चालू किया अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन, 3 बंडल उसने सब कर लिया, लेकिन फिर भी 1 बंडल बच गया रुपये का। ये क्या दिखाता है कि मार्केट में अभी भी कुछ फॉरेनर्स हैं, उनके पास रुपयों का एक बड़ा सा बंडल पड़ा है। कम एक्स्ट्रा रुपये विल बी लेफ्ट इन द मार्केट बिकॉज़ स्टरलाइजेशन 100% नहीं हुआ। तो वो सब क्या करेगा, एक्स्ट्रा रुपया जो पड़ा है फॉरेनर्स के पास, वो कुछ ना कुछ प्याज टमाटर खरीद के भाग जाएंगे, तो भारत में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो स्टरलाइजेशन थ्योरी के हिसाब से 100% हो सकता है, प्रैक्टिकल में 100% नहीं हो सकता है, कुछ तो रुपया बच ही जाएगा, खासकर कोरोना जैसी सिचुएशन में। आई गिव यू 10 सेकंड स्लाइड दिमाग में उतारिए। हम्म, तो जितना रुपया बच गया मार्केट में फॉरेनर्स के पास, तो फिर आगे महंगाई को 2 to 6% में कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जो उसको पिलर 1 2 में हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट। बस तो ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था 2 to 6% में वो कर नहीं पाएगा। तो यही हमारी ट्रायलेमा है, त्रिविधा है। या कि ढेर सारा एफडीआई आता है, हम उसको आने देते हैं, फ्री फ्लो है, तो एक्सचेंज स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता है, और स्टेबल रखने जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, 2 to 6% में नहीं 7% महंगाई हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड मंडल फ्लेमिंग ट्रायलेमा, 3 थिंग्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड टुगेदर। अगेन 10 सेकंड, ये एक ही स्लाइड अल्टीमेटली 10 मिनट की कहानी का जिस्ट यही है, इसको देखिए। कुछ दम है नहीं भाई इसके अंदर, पर पहली बार जो समझना हो तब टाइम लगता है। अब ये कितनी लाइन का मुद्दा है, एग्जाम की अगली रात ये सिर्फ एक लाइन का मुद्दा है। आपके हैंडआउट में 40 पेज है, उसमें 4 पेज इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स के अंदर ही जैसा दिखा चाहिए था, ओके, फिर भी नहीं याद आए तो सिर्फ उतना टॉपिक देखना है, अदरवाइज पूरा हैंडआउट तो पढ़ना नहीं है एग्जाम की अगली रात को। तो जरूरत क्या है, अभी ठीक से समझ के बुधवार की टेस्ट टेस्ट में ठीक से स्कोर आप लाएं, फिर खत्म। ये तो थियरी नहीं, तो आजीवन सेम है, फिर इसको रोज लेके नहीं बैठना, बाकी सब्जेक्ट तैयार करिए। अभी स्वाभाविक है कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि ये तुमने सिर्फ डॉलर की बात करी, इसमें तो यूरो येन पाउंड कितना सारा पैसा था, सबका 25,000 का मैट्रिक्स बनाओ। भाई तो वो मैट्रिक्स करने बैठे तो फिर स्लाइड में आप पढ़ नहीं पाएंगे कुछ। सेकंड, कुछ लोग खुद के लॉजिक लगाएंगे कि पॉइंट ए लीड्स टू सी लीड्स टू जेड लीड्स टू एक्स, तो वो बीरबल खिचड़ी की कोई अंत है नहीं। मंडल फ्लेमिंग ट्रायलेमा के 3 स्टेप है, उस हिसाब से यूपीएससी एग्जामिनर को पूछना होगा, वो आपको पूछेगा, उसके आगे पीछे क्या हुआ वो सारे फोटो फ्रेम जोड़ने मत बैठो, बीरबल की खिचड़ी पकाने मत बैठो। ये 2020-21 का वर्ष था। फिर तो मैंने आपको ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि सब करंट अकाउंट में सरप्लस हो जाए, कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस हो जाए, ये होता है नॉर्मली। अपनी औकात क्या है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता है, और अभी तो चलिए थोड़ा कम डेफिसिट रहता है। पुराने जमाने में 60 70 80 वगैरह में करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा डेफिसिट रहता था कि मान लो $100 बिलियन। क्यों? क्योंकि उस जमाने में हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं थे। हम लोग पिलर 4 में देखेंगे, भारत में लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आता है कि आपको स्कूटर भी बनाना है तो लाइसेंस लो, फिर वो आपको कहीं 5000 स्कूटर बना सकते हो, फिर 5000 एक बार स्कूटर गलती से बना लिया तो आप पे रेड हो जाएगी। तो वो सबके चलते कोई प्रोडक्ट इनोवेशन कुछ था नहीं इन 60 70s। तो स्वाभाविक है कोई व्यापार में सुगमता नहीं, देयर वाज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे, तो डेफिसिट ज्यादा ही होगी, स्वाभाविक है। आपके कोई नहीं तो कैपिटल अकाउंट में पैसे आते होंगे, तो कैपिटल अकाउंट में ऐसे मान लो अभी $100 बिलियन आते हैं, उस वक्त सिर्फ 50 आते हैं, उससे भी कम, क्योंकि उस जमाने में एफडीआई पे बहुत सारे प्रोहिबिशन थे। ये कोका कोला पेप्सी कोई आ जाएगा तो उसके अंदर सीआईए वाले आ जाएंगे और फिर वो पैसा देके हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को बहुत खड़ा कर देंगे और हमारी सरकार गिरा देंगे, सब इकट्ठा करके जेम्स बॉन्ड टाइप का हो जाएगा। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत सारी पाबंदियां थी। एक ये भय का माहौल था क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था आप जानते हैं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में। तो यूएसए ऑपेट रिजीम्स खड़ी करना, सरकारों को गिरा देना, ये सब वो करते रहते थे। तो एक ये कारण था। सेकंड, उस जमाने में हम एफडीआई से डरते इसलिए थे क्योंकि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कोई फिर से आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अलाउ कर दिया तो हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, ये सब हैंडीक्राफ्ट, ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एफडीआई पे बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारे सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ नहीं था, इसलिए कैपिटल अकाउंट में पैसा खासा आता नहीं था।
तो आप समझिए बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर कि करंट में 100 है नेगेटिव, कैपिटल में 50 एफडी है तो भी नेगेटिव हुआ ना 50। तो बहुत ज्यादा ऐसा डिसइक्विलिब्रियम या नेगेटिव फिगर कब होता है? थियरी के हिसाब से उसके 4 पॉइंट फैक्टर याद रखने हैं ताकि असर्शन रीजनिंग में कुछ पूछे तो हमें टिक करना है। पहला कारण क्या होता है ऐसा सब डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? संतुलन, डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। कि जब हम गरीब हैं, अभी अभी अपना देश आजाद हुआ है 50-60 में, तो स्वाभाविक है हमारे पास ना ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन होगा कि हर जगह बहुत सारी अनाज चावल पैदा हो रहा है, दवाइयां पैदा हो रही है, सो वी हैव टू इंपोर्ट मोर। जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है। तो पहली बात है डेवलपमेंट, गरीब देश है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में होगा, करेक्ट। सेकंड, कंज्यूमरिज्म एंड डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब कि अगर 60-70 में भी करण जौहर टाइप के कुछ लोग हों और उनकी लाइफस्टाइल देख के बाकी सब लोग भी, आपको सोशल मीडिया नहीं था लेकिन ये फिल्म फेयर या ऐसी जो भी मैगजीन में देख देख के हम भी गुकी का चश्मा पहनेंगे और लुई वुइटन के शूज पहनेंगे, तो वो जब भारत के रिच इंडियंस वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करें, स्विट्जरलैंड से गाड़ी पहनी, इधर भारत का एचएमटी टच नहीं करने में स्किन को, तो क्या होगा? एडवर्स बीओपी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा। तो यस, कंज्यूमरिज्म एंड डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोंस्ट्रेशन मतलब दिखावा करना, मेरे दोस्तों ने ये लिया तो मुझे भी ये चाहिए। और स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कि ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सब इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, तो एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेकार होगा। चौथा है पांचवा मुद्दा, सेक्युलर या लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम। आप समझिए भारत जब 50, 60, 70 में होगा तो अपना जो ग्रोथ है वो सेक्युलर का मतलब इधर ऐसा हिंदू मुस्लिम धर्म निरपेक्ष नो, सेक्युलर इकोनॉमिक्स में सेक्युलर का मतलब है कि तुम 10, 15, 20 साल का ग्राफ देखो। तो इधर से उधर आप ग्राफ देखेंगे कि भारत का ग्रोथ कैसा है वो ऐसा होगा। फिर अगर आप इसको 2010 से लेके 25 तक लाओ तो अभी ऐसा हो गया होगा इसी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन जो शुरुआत में अपने को समय लगता है, तो यंग नेशंस दे हैव हायर बीओपी, मतलब उसमें प्रॉब्लम डिसइक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट डेवलप नहीं हुआ, उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नौजवान है उसके पास उतना स्किल सेट नहीं आया। तो बहुत सारे दशक ऐसे जाते हैं कि आपका डिसइक्विलिब्रियम रहता है। तो इसे हम सेक्युलर या लॉन्ग टर्म मतलब 10, 15, 20 साल तक आजादी के बाद ये होता है, ये नॉर्मल चीज है। टेक्नोलॉजी की बैकवर्डनेस उससे अपने एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं होते। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम कि जैसे इकोनॉमी में ऊपर नीचे तेजी मंदी चलती है, तो जब भी अपना स्लो डाउन का फेज होगा उस वक्त प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसा साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। तो ये सब के चलते यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी अ नेगेटिव फिगर। नाउ इसके बाद 5 मिनट हमको और पढ़ना है, फिर हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये एक ही फ्लो में दिमाग में उतारना जरूरी है, वरना बीच में वो चला जाएगा। हम वापस आते हैं कि अगर भारत के मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हो गई तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, ये हमने समझा, डॉलर महंगा हो जाएगा ऑनियन की तरह। अब जो मैं आपको बता रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया, जैसा कि ये 60, 70, 80, 90 में हो रहा था बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखे, डेवलपमेंट कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड था, ये सब। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना नेगेटिव जवाब आएगा, इसका मतलब भारत में डॉलर की शॉर्टेज है। डॉलर की अगर शॉर्टेज है तो फिर एक डॉलर 60 का नहीं 600 का मिलेगा। यस दैट इज पॉसिबल। ऑनियन की शॉर्टेज ऑनियन महंगा, डॉलर की शॉर्टेज डॉलर महंगा, तो ये हो सकता है। अब इस सिचुएशन में आप समझिए कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया या कहे रुपया वीक हो गया, तो एक्सपोर्टर्स तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इंपोर्टर तो तकलीफ में आ जाएंगे ना कि क्रूड ऑयल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर क्या खरीदें, इतना सब महंगा हो गया। तो फिर आरबीआई को ये करना पड़ेगा कि भाई इतना ज्यादा तो रुपया वीक नहीं होना चाहिए। अब मुझे अपने फॉरेक्स रिजर्व से, अपनी तिजोरी से डॉलर्स मार्केट में सप्लाई करना चाहिए ताकि डॉलर का सप्लाई बढ़े तो प्राइस वापस स्टेबल होकर इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है, मान लीजिए करंट अकाउंट में डेफिसिट है 100 का, कैपिटल अकाउंट में आपके आपसे 50 एरर ओमिशन कुछ नहीं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? नेगेटिव 50। अब अगर नेगेटिव 50 है तो इसको भी जीरो तो लाना पड़ेगा ना, वरना अपनी लोकल करेंसी काफी वीक हो जाएगी। तो इस केस में आरबीआई ने क्या करना चाहिए? अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर सेल करने चाहिए ताकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़े, इतनी सप्लाई बढ़े। यहाँ पर रिजर्व चेंज क्या होगा? +50, मतलब आरबीआई ने मार्केट की तरफ $50 और एक्स्ट्रा सप्लाई किए ताकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाए जीरो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी, वरना फिर 60 नहीं 600 रुपये का एक डॉलर हो जाएगा। आई गिव यू 10 सेकंड, इस गणित को दिमाग में उतारिए। अब तकलीफ ये हुई जिसे हम कहते हैं कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी। वो क्राइसिस इसलिए हुई थी कि आरबीआई की ये जो फॉरेक्स रिजर्व यानी तिजोरी है उसमें इतने डॉलर्स थे ही नहीं कि वो पीओपी को एडजस्ट कर सके। तो आपके पास पैसा नहीं, आप क्या करेंगे? आप आईएमएफ के पास जाएंगे। तो उस वक्त आरबीआई गया आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ एकदम की 4 गुना लगान देना होगा, वो सब एकदम जो समझ में आ गया कि तुम अपना गोल्ड गिरवी रखो, तुम पे हमको कोई विश्वास नहीं, फिर हम तुम्हें कुछ डॉलर देंगे। तो आरबीआई ने बहुत सारा गोल्ड गिरवी रखा, फिर उन्होंने डॉलर्स दिए, उससे हमने चीजों को सेटल किया। और साथ ही साथ आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में नेक्स्ट वीक हम और पढ़ेंगे, उसने भारत पे बहुत कंडीशन लगाई कि तुमने ये सब एफडीआई को लिबरल करना होगा, भारत में पेप्सी कोला सब कंपनियों को आने दो, तुम्हारा ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर बंद करो, वगैरह वगैरह। तो वो सब रिफॉर्म्स जो लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पिलर 4 में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो दिस वाज बीओपी क्राइसिस। ये सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपके हैंड आउट में भी दिया है कि रुपया स्ट्रांग कब होता है, वीक कब होता है, सब लॉजिकल बातें हैं, तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा, वो आपको देख लेना। ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, इसके अंदर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें। आई गिव यू 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
वन मोर मिनट। आदम, आपको क्या लगता है जीपीएससी के सवाल पर? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सीमा, सोनल, दिव्यांशी, मेघना, आकांक्षा, अंजलि, रिया, रेणु, ज्योति रंजन, दीपक, शशांक, अभिजीत, कौशिक, जयदीप, पवन, शाश्वत, उदय, प्रिंसी, अमन, कनिष्का, दिव्या, हिमांशु, ब्रिजेश, जहीदा, वंशिका, हेमकरण, मुस्कान, सोहन, यश, अमर, मानव, मुस्कान, प्रशांत, सत्यम, अभिजीत, अमू एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, यूनिलेटरल का मतलब क्या है? एक तरफा, बाय डायरेक्शनल नहीं, एक तरफा। नॉर्मली जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम कुछ उनको सामान दे रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं, वो तो बाय डायरेक्शनल हुआ। तो यूनिलेटरल वन डायरेक्शन क्या हो सकता है? कि कौन सी मूवी? भारत। हाँ, तो उसमें सलमान खान जाए मिडिल ईस्ट में नौकरी करने और वो अपने होनहार भाइयों को रेमिटेंस के नाम पे पैसा भेजें, तो वो हो सकता है यूनिलेटरल, क्योंकि उसके सामने समझो इन्होंने सामने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो जो रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन है, ये सब चीजें हुई यूनिलेटरल। अब आप याद करें, यूनिट मतलब रेमिटेंस को हम लिखते कहां पर है? रेमिटेंस तो करंट अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते नहीं है। जिनको क्लिक नहीं हो रहा है किधर क्लासिफिकेशन। अब याद करें, करंट अकाउंट इनविजिबल, उसके अंदर ट्रांसफर, तो रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन वगैरह वो क्या था? ट्रांसफर था। तो यहाँ पर आप वापस देखें। यस, यूनिलेटरल फ्लोज आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, वो गलत है, वो सब जाता है करंट अकाउंट में। तो 2 इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से ए चला गया, बी चला गया, डी चला गया, जवाब क्या बचा? सी 1 एंड 3 ओनली। अब आपको प्रश्न, भाई तुम तो 15 मिनट तो ये बता रहे थे कैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो करंट में भी डेफिसिट और कैपिटल में उतना ज्यादा नहीं आ रहा था। ये क्या बोला कि ऑलवेज इक्वल, कि करंट अकाउंट में 50 है तो कैपिटल में भी 50 है, ये तो जवाब बैठ नहीं रहा है। यू आर राइट, लेकिन आप समझो वो जो एग्जामिनर था, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि करंट अकाउंट इक्वल कैपिटल अकाउंट, मतलब नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो जीरो हुआ आफ्टर आरबीआई इंटरवेंशन, कि आरबीआई ने उस तरफ जो पैसा डाला एडजस्ट करने के लिए, हाँ, तो उसके बाद वो जीरो हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा है। तो करंट अकाउंट सरप्लस ऑलवेज इक्वल्स कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, तो जवाब है ट्रू एज पर थियरी आफ्टर आरबीआई इंटरवेंशन, पहली बात है। दूसरा मैंने पढ़ा है वो भी बराबर है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम था। तो यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंबैलेंस हैपेंस इन इंडिया, दैट इज आल्सो ट्रू इन रियल लाइफ, लेकिन वो ऐसी बात है कि आरबीआई के इंटरवेंशन से पहले का स्टेज। तीसरा कहीं रियल लाइफ में आरबीआई इतना सब करता नहीं, दैट इज आल्सो ट्रू। तो वो डिपेंड करता है कि क्या कंटेक्स्ट पूछ रहा है। तो अभी एग्जाम खत्म हुई, सब चैट जीपीटी को पूछ के वकील बन गए। फाइनल आंसर क्या है? 86 का सी एज पर ऑफिशियल जीपीएससी आंसर की। हालांकि उनको ये ज्यादा अच्छे से बनाना चाहिए कि थर्ड स्टेटमेंट उनको ऐसा लिखना चाहिए था कि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो, हाँ, तो बराबर है और ज्यादा आसानी से लोग उसको टिक कर पाते। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि एक तो यूनिलेटरल फ्लोज, ये शब्द हर एक किताब में इतना फेमसली यूज नहीं किया है, तो आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये रेमिटेंस वगैरह की बात करें, एक तरफा जो पैसा गया बिना कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट के। नाउ वापस आते हैं, रेमिटेंस की बात कर रहे थे। तो सलमान खान अपने होनहार भाइयों को मिडिल ईस्ट में नौकरी करके जो पैसा भेजे, रेमिटेंस। अब आप सोचिए, अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, $27 का $100 हो जाए, तो ये जो दुबई के, सऊदी अरब के शेख हैं, वो कहेंगे 12 घंटा नहीं, 24 घंटा सबसे काम कराओ। 10 नहीं, मुझे 20 वर्कर्स चाहिए, दिन रात हम तो ऑयलिंग करेंगे, ऑयल माइनिंग करेंगे। तो ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा वर्कर्स को रिक्रूट करेंगे, और वो वर्कर जाते कहाँ से? भारत से जाते हैं, और वो जाएंगे ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो ज्यादा रेमिटेंस भारत में आएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस क्या हुआ कि जब जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो भारत के अंदर रेमिटेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वर्कर्स को मिडिल ईस्ट में काम मिलता है और वो बहुत सारा पैसा भारत में भेजते हैं। ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। आप कहने इधर लाइन क्रॉस हो गई, इधर वापस गिर गया, वो ओवरऑल जनरल ट्रेंड की बात कर रहा है। तो अगर एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए, तो आपको कबूल करना है कि हाँ, ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो रेमिटेंस बढ़ता है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। दूसरी बात, मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से अपने फैमिली को $100 का रेमिटेंस कर रही है। अब पहले $1 का भाव अगर 74 था, तो कितना पैसा भेज रही है? 7,400। अब बढ़ के डॉलर हो गया 85 रुपीज, तो कितना पैसा भेज? वो तो $100 ही भेज रही है, लेकिन हमें कितना दिख रहा है? 8,500 रुपीज। तो रिमेंबर, डॉलर स्ट्रेंथन्स तो रेमिटेंस बढ़ता है। उसका एक और भी कारण है कि जब वो डिपॉजिट के रूप में भारत में सेव करने भेजेंगे, तो उनको लगेगा ज्यादा जत्था हमारा इधर सेविंग में हमको मजा आएगा, पर वो भी सब कॉम्प्लेक्स हमें नहीं करना, सिंपल लॉजिक से भी याद रखो तो बराबर है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे बराबर है। देखो, जब जब डॉलर स्ट्रांग होगा, तब तक भारत में रेमिटेंस पहले से ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो भारत के रहेगा, वो सोचे $1 का मैं 75 है, तो 85 है ना, तो अपनी फैमिली को भेजूंगा, तो और ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, और बड़ा कोठी बंगला खरीद पाएंगे, तो मैं अमेरिका में पैसा कम सेव करूंगा, भारत में ज्यादा भेजूंगा। तो पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन दिस एक्सचेंज रेट एंड रेमिटेंस। डॉलर स्ट्रांग होता है, भारत में रेमिटेंस बढ़ता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि जो रेमिटेंस है बहुत ही महान चीज है, क्योंकि आप समझिए बाकी चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी तो कोरोना के लॉकडाउन सब ऊपर नीचे अप डाउन साइकिल चलती है। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई वगैरह का पैसा, ट्रम्प या कोई सरकार प्रेसिडेंट आ गया, उस हिसाब से वो लोग लाएंगे नहीं लाएंगे, आप पक्का बोल नहीं सकते। लेकिन रेमिटेंस ऐसी चीज है कि ये तो आता ही है कि फैमिली को पैसा लोग भेजते ही हैं। तो जब भी अपनी इकोनॉमी में थोड़ा डाउनवर्ड फेज लगे, तब भी जो फॉरेन से पैसा है उसके चलते चीजें स्टेबल रहती है। तो रेमिटेंस है वो हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि बाकी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन रेमिटेंस ठीक ठाक आते रहता है। एफडीआई वगैरह दे आर प्रो साइक्लिकल। प्रो साइक्लिकल मतलब कैसा? कि इकोनॉमी में अप डाउन चले, तो भारत की इकोनॉमी में जब तेजी चल रही है, तभी तो फॉरेनर्स आएंगे ना। भारत की इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो वो समंदर में जब जहाज जुता है, तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इकोनॉमी में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाए, तुरंत फॉरेनर्स भाग जाते हैं। तो इट इज प्रो साइक्लिकल, मतलब जब इंडियन इकोनॉमी बूम पीरियड तेजी में चलती है तो ज्यादा एफडीआई आता है, स्लो डाउन चलता है तो ज्यादा एफडीआई वाले भाग जाते हैं। इसलिए एफडीआई के भरोसे बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल नहीं रह सकता। रेमिटेंस का काफी इंपॉर्टेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल या स्टेबलाइज करने में। अब ये प्रश्न वापस इसी 2025 की जीपीएससी से, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ, दिमाग खर्च करिए, देन वी विल सॉल्व इट।
हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। वाणी, मारिया, नवीद, अंजलि, अश्मिता, विक्रांत, यश, साक्षी, सत्या, अनुराग, सीमा, अतल, अभिषेक, प्रबल, मारिया, तुषार, मिस्टर अरविंद, गजल, अनुराग, वैभव, जिज्ञासा, रोहित, रमनदीप, आयुष, पवन, अब्दुल्ला, शिवम, वृंदा, आकांक्षा, ये सोपटना, यश, प्रतीक, दिव्यांश, मिहिर, हबीब, उदय, ये सब लोग फिर सोहन, अमर, सत्यम, प्रशांत, यश, अमू, मुक्ता, कनिष्का, काशन करेक्ट आंसर्स। अब याद करिए हमने शुरुआत में क्या देखा था कि पहले केवल एक इंडियन स्टूडेंट अमेरिका जाना चाहता था एजुकेशन के लिए, तो हम क्या करे थे, इंपोर्टिंग एजुकेशन सर्विस, तो $1.40 भाव चला था। फिर 4 डेस्परेट बाबू हमको तो अमेरिका बनने भारत में नहीं रहना है, तो स्वाभाविक है उन्होंने ज्यादा इंपोर्ट किया एजुकेशन सर्विस फ्रॉम यूएसए, तो क्या हुआ, रुपया वीक हो गया, बराबर। तो वीक हो गया तो उसे क्या कहते हैं, अप्रिशिएट हुआ, नहीं डेप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ पर लेट मी गो बैक, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी व्हेन इंपोर्ट पेमेंट्स एक्सीड द एक्सपोर्ट अर्निंग। तो क्या बोला कि इंपोर्ट आपके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है, तो करेंसी आपकी वीक होगी या डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट तो कैसे होगी। और वैसे भी आप सोचिए सी और डी में दो तो एक ही साथ दो काम कैसे हो सकते हैं, व्हेन इंपोर्ट पेमेंट एक्सीड एक्सपोर्ट अर्निंग, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है, तो एक ही साथ वो डेप्रिशिएट भी होगा, एप्रिशिएट हो तो हो नहीं सकता, दो में से एक ही होगा। और हमको क्या पूछा है, रॉन्ग फाइंड करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। अब आप कहेंगे भाई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हुई कि अभी तो हमने देखा कि करंट अकाउंट सरप्लस ऑलवेज इक्वल कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, वो बराबर है थियरी के हिसाब से कि आरबीआई इंटरवीन करे उसके बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हैपेंस इन इंडिया, करेक्ट, असल जिंदगी में तो होता ही है जब तक आरबीआई इंटरवीन ना करे, तो दोनों ही बातें सही है। इस कारण से वो क्या पूछ रहा है कि भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस क्यों होता है, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा, करेक्ट, जब भी भारत में आपकी कम आता है हिंड्रेंस, करेक्ट, जब भी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है क्योंकि उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, इम्बैलेंस होता है, करेक्ट। तो ये तीन तो करेक्ट है, वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज नॉट अ फैक्टर, किसके चलते इम्बैलेंस नहीं होता। तो जवाब है जब इंपोर्ट बढ़ते हैं तो लोकल करेंसी एप्रिशिएट या स्ट्रांग थोड़ी होती है। अगेन ये 20 सेकंड इसका लॉजिक दिमाग में होता है। इस पे भी लोग वकील हो गए थे। तो 88 का क्या जवाब, सीरीज एम, सीरीज में 88 जवाब है डी, तो वही जवाब मैं अभी समझा। यूट्यूब पे वीडियो ये सब डालो तो क्या होता है, पब्लिक चैट जीपीटी को पूछ के वकील बन जाते हैं, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है, रियल एग्जाम में चैट जीपीटी लेके थोड़ी जाने वाले थे। तो खिचड़ी नहीं करना, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट्स क्या है, आपको इन्होंने ज्यादा अच्छे से वो क्वेश्चन सेट करने चाहिए थे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, पर अब जीपीएससी में जो है वो है, इवन यूपीएससी में भी ऐसे डिबेटेबल चीजें आ जाती है ऑन द स्पॉट, जो कम गलत है या बाकी और ज्यादा गलत है तो ये मुझे ज्यादा ठीक लगा है, उस हिसाब से यू टू पिकअप, कुछ बार वो थियरी के कंटेक्स्ट में पूछा है, कुछ रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में पूछा है, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। तो फिर से ये दो स्टेटमेंट्स आप देखें, आई गिव यू 20 सेकंड्स, और दोनों करेक्ट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। नाउ हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में समझा, फॉरेक्स रिजर्व की थोड़ी बहुत बात करी, करेंसी एक्सचेंज में भी आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉरेक्स रिजर्व मतलब आरबीआई की तिजोरी में जो पैसा पड़ा है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल रखने के लिए उसके कंपोनेंट्स याद रखने हैं। कुछ वो रखता है ये डॉलर, येन, युआन वगैरह कैश में रखता है, करेक्ट, लेकिन ज्यादातर समझो कैश में रखेगा तो कोई ब्याज कमाएगा नहीं, कोई उसको इन्वेस्ट करना चाहिए आरबीआई ने। आरबीआई यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जापानीज बॉन्ड्स, ये सब में पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि उसे ब्याज मिलता रहे। तो ये जो भी कैश में डॉलर पड़े या बॉन्ड के हिसाब से डॉलर खरीदे उसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, आंसर इज करेक्ट। सेकंड, आरबीआई ने जो गोल्ड रखा है वो भी उसके फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट है। गोल्ड क्यों रखा है, क्योंकि भगवान ने करे किसी दिन आईएमएफ के पास जाना पड़े तो वो ये कहते हैं गोल्ड गिरवी रखो XYZ, तो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हमने गोल्ड भी रखा है। और कुछ पैसा हम लोग आरबीआई में माफी है, कुछ पैसा आरबीआई आईएमएफ में डिपॉजिट करती है, उसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और उसकी रिजर्व ट्रांसपोजिशन ये क्या है ये हम कल मतलब रविवार के लेक्चर में समझेंगे, अभी के लिए बस कबूल करो कि वो भी चीज है। तो इनमें जो पड़ा पैसा 10 रुपए इधर 10 इधर, तो जो $30 है उसे हम कहते हैं वो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली अप डाउन होते रहेगा, कभी 500 600 700 बिलियन डॉलर के आसपास चलते रहता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व। लेटेस्ट फिगर दिसंबर 2024 में ये करीब $635 बिलियन था। अब ये जो ऐसा है वो उन्होंने कैसे रखा है, कुछ गोल्ड में रखा है, कुछ डॉलर और बॉन्ड्स में रखा है, कुछ ये एसडीआर और आरडीपी जो कि आईएमएफ की सिचुएशन चीजें उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में रखा है। अब आप एक पैटर्न देखिए कि गोल्ड में पहले $23 मिलियन रख रहा था 2018 में, अभी कितना गोल्ड में रखा है उसने फॉरेक्स रिजर्व, $66 बिलियन। अब कुछ बाकी भी चीजें बढ़ी हैं लेकिन ये बहुत तेज बढ़ा है, बहुत फास्ट। मतलब आजकल आरबीआई ये सोचता है कि मैं डॉलर को डॉलर के रूप में नहीं रखूंगा, ना ही मैं उसे अमेरिका की सरकार के बॉन्ड खरीदूंगा, क्योंकि आप याद करें अमेरिकन सरकार के बॉन्ड का रेटिंग भी अब तो कम हो रहा है, वो ट्रम्प का जो बिग ब्यूटीफुल बिल वगैरह है। तो आरबीआई सेफ खेल रहा है, सेफ्टी बढ़ती कब है, बॉन्ड बॉन्ड छोड़ो, उससे भी ज्यादा सेफ किया गोल्ड। तो गोल्ड में आरबीआई ने परसेंटेज वाइज आप निकालेंगे तो ज्यादा अपना फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड एसेट्स में आरबीआई रखा है टू रिड्यूस द डोमिनेशन ऑफ डॉलर्स। इसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है डी डॉलराइजेशन, हम डॉलर पे कम निर्भरता रखेंगे, डॉलर को अपने पास कम रखेंगे। इसके बारे में भी रविवार और सोमवार के लेक्चर में सुकून से हम पढ़ेंगे। अभी देखिए हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, तब मैं इसका डेटा अपडेट करता हूँ, और इकोनॉमिक सर्वे भी आप समझो वो आएगा जनवरी 25 में 2025 में, तो डेटा कितना लेटेस्ट दे सकता है दिसंबर 2024 का, तो तब तक का डेटा क्या है इतना, ये तो रोज ऊपर नीचे होता है। तब हो सकता है अपने एक लेक्चर में आप जानते हैं 100 से ज्यादा स्लाइड होती है और अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ नया ऐड होता है, डिलीट होता है। तो जरूरी नहीं कि मैंने एक जगह बोला 500 तो दूसरी जगह पर स्लाइड में 700 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि वो 2 साल पहले बनाया, अभी 4 साल बाद कुछ और लिखा हो, तो उसमें चिंता नहीं करनी है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है। यहाँ पे रफ आइडिया रखो कि 500 से ऊपर कुछ होता है, तो उसकी चिंता करने मत बैठे, लेटेस्ट नंबर ऐसा है वो तो अगले साल हमको देखना याद करना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया आरबीआई आजकल बहुत सारा अपना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर से गोल्ड खरीद के गोल्ड में रख रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा सेफ्टी चाहिए। अब पहले हम ये करते थे कि गोल्ड आप जानते भारत में इतना पैदा नहीं होता, तो दुबई से ब्रिटेन से कहीं से आपको खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो गोल्ड हैं वो आरबीआई ने खरीदे, लेकिन वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे हैं। इसका कारण ये कि मान लो 100 किलो 1 लाख किलो गोल्ड खरीदा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब इतना सारा गोल्ड वो खरीदेगा तो भी लंदन से सिंगापुर से वगैरह से खरीदेगा। आरबीआई तब ये सोचता था कि इतना सारा गोल्ड वहां से इधर ट्रांसपोर्ट करूंगा तो काफी रिस्की है, और इसको मुझे वापस भी बेचना होगा तो मुझे वापस ट्रांसपोर्ट करना होगा, वो भी रिस्की है।
तो कोई रिस्क नहीं लेना है। मैं अपना ये गोल्ड खरीदूंगा लंदन में और लंदन की बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना अकाउंट खोल के उधर स्टोर करूंगा। ऐसा आरबीआई ने बहुत सालों तक किया। लेकिन आप जानते हैं ये रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया तो बिडेन और बाद में ट्रंप ने ऐसे सब फरमान जारी किए कि अगर फ्रांस में यूरोप में कहीं पर पुतिन की कोई एसेट्स है, रशिया की कोई एसेट्स है, इसको फ्रीज कर दो, लॉक कर दो। आरबीआई को डर लगा, ये ट्रंप को वापस दिमाग घूम गया। वो कहे कि इंडिया ने मतलब आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो गोल्ड रखा है, जो आरबीआई ने खुद की मेहनत और पैसों से खरीदा है, उसको फ्रीज कर दो। और आजकल यूरोपियन यूनियन ऐसा पानी में बैठ गया है कि जो जीजाजी कहेंगे वो मैं करूंगा, ऐसा उनका ट्रंप के साथ रिश्ता हो गया है। तो आरबीआई ने कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इसलिए आरबीआई मूव्स 1 लाख किलो गोल्ड फ्रॉम यूके बैक टू इंडिया एंड इट इज फर्स्ट सच मूव ऑफ दिस क्वांटम सिंस 1991। एक लाइन का मुद्दा द हिंदू के सब लोगों ने इतना जटिल बना के उसको प्रेजेंट किया कि पहले ये हुआ था, भाई तुम क्लियर बात करो, मामला क्या, मामला ये है, हम नहीं चाहते, हम सेफ्टी के लिए पहले लंदन में गोल्ड खरीदते, लंदन में स्टोर करते थे, लेकिन हम नहीं चाहते रशिया की जैसा हमारा लंदन का कंफ्यूज हो जाए, तो हमने वो सारा गोल्ड भारत मंगवा लिया है, तो हमारी मेहनत का अपना ही है ये सब गोल्ड। आगे बढ़ो। तो फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए 500-600 बिलियन, जितना ज्यादा रखे अच्छी बात है। फॉरेक्स रिजर्व में क्यों पैसा होना चाहिए? सिंपल भाई, आपके घर में क्यों पैसा होना चाहिए? टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर टू मेंटेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी फॉरेक्स रिजर्व इज रिक्वायर्ड। टू एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक्स, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, रिक्वायर्ड। टू हेल्प इन द सिचुएशंस व्हेन फॉरेन लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और श्रीलंका की तकलीफ क्या है? उनकी लोकल वैल्यू, उनकी लोकल करेंसी की कोई इज्जत नहीं है। अब याद करें, श्रीलंका की सरकार ने कुछ बोला कि $1 का भाव रखो, 200 रुपये है तो 350 से नीचे में कोई बेचने को तैयार नहीं डॉलर। अब ऐसी सिचुएशन में लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको विदेशों से लोन लेने हैं, लेकिन कोई लोन भी नहीं देगा। तो अगर सेंट्रल बैंक के पास पैसे पड़े हैं, उसमें से कुछ वो पैसा खुद ही से बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा दे, तो इट कैन हेल्प। वरना पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी हालत हो जाए तो हमें आईएमएफ के पास भी मांगने जाने पड़े। तो इट हेल्प्स द इकोनॉमी सिचुएशन व्हेन फॉरेन लोन्स आर एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल, जैसा पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हो रहा है। भारत का ये जो फॉरेक्स रिजर्व है 600-700 बिलियन डॉलर की रेंज में रहता है। चीन के पास भी फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन वो कितना है? 3000 बिलियन डॉलर। देखिए, 1000 बिलियन डॉलर का होता है 1 ट्रिलियन, तो 3000 बिलियन डॉलर का क्या होगा? 3 ट्रिलियन। तो चीन के पास करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि उसने अब विजुलाइज करें इतना सारा सस्ता माल एक्सपोर्ट किया है, और जो एक्सपोर्ट किया सामने डॉलर आए होंगे, फॉरेन करेंसी भी आए, पर हम सारा डॉलर में एक्सप्रेस करें जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक्सेल शीट बनती है, तो यस इट इज इनेविटेबल कि उनके पास ढेर सारे फॉरेक्स रिजर्व में पैसे हैं। अब चाइना के पास ये जो फॉरेक्स रिजर्व इतना सारा कैसे आया? क्योंकि वो एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करता है। कैसे? अभी 5 मिनट और चर्चा होगी, वो हम समझते हैं। देखिए, उससे पहले हमें करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम्स के कुछ सिद्धांत समझने हैं। देखिए, रुपये का डॉलर में क्या भाव होना चाहिए, कौन कैसे तय करता है? अगर फिक्स्ड या पेग्ड रिजिम है, जैसा श्रीलंका ने कोशिश की, हम सेंट्रल बैंक तय करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई डिमांड तय नहीं करेगा, तो ऐसी करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड या पेग्ड। पेग मतलब क्या? एक नुकीली कील या पिन लगा के नोटिस बोर्ड पे चिपका देना। तो यहाँ पर वो डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट, जब सेंट्रल बैंक। तो चीन में पहले ये सिस्टम थी 2005 से पहले, कि उनका रेनमिनबी करेंसी का क्या भाव होना चाहिए डॉलर के साथ, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, चीन की सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। फिर 2005 में उनका नहीं, हम अब सुधर गए हैं, हम तो मार्केट फोर्सेस फॉलो करेंगे। अब अगर उसका एक्सट्रीम केस हम देखें कि आंख पे पट्टी बांधे आरबीआई, मैं तो देखता ही नहीं, मार्केट डिसाइड करे जो करेंसी एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई दुनिया या देश है कि जहां सेंट्रल बैंक ने मार्केट डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल, लचीला विनिमय दर। फॉर एग्जांपल अमेरिका में ये सिस्टम है, अमेरिकन सरकार या उनकी सेंट्रल बैंक डॉलर का एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं करती, ना कंट्रोल करती है, मार्केट डिसाइड करता है। तो भारत में क्या होगा? भारत में क्या होगा? भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड यहाँ पर भी सिस्टम कर दिया। तो भारत में जो एक्सचेंज रेट रिजिम है वो ऐसी है, जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट या डर्टी फ्लोट, कि नॉर्मली मार्केट डिसाइड करेगा कि डॉलर और रुपये का क्या भाव होना चाहिए, बट इफ देयर इज टू मच वॉलेटिलिटी, बहुत अस्थिरता हो जाए, तो सेंट्रल बैंक फायर ब्रिगेड की तरह आ जाएगा, अपने फॉरेक्स रिजर्व से रुपया डॉलर बेच के चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो 3 रिजिम्स हैं, ये शायद यहाँ पर छोटे फॉन्ट्स में आपको दिखा, एंड ऑफ में भी सब ग्राफिक्स दिया है। फिक्स होता है तो सेंट्रल बैंक तय करती है, मार्केट पूरा तय करे, सेंट्रल बैंक यहाँ पे पट्टी बांधी तो फ्लेक्सिबल है अमेरिका, भारत बीच के अंदर है कि नॉर्मली हम कुछ नहीं करेंगे, पर बहुत स्टेबिलिटी नहीं हो तो आरबीआई कुछ करेगा। अब आप सोचिए, डॉलर की वैल्यू 70 से 50 हो गई तो हम क्या कहेंगे? रुपया स्ट्रांग हुआ। डॉलर की वैल्यू 70 से 80 रुपये हो जाए तो हम क्या कहेंगे? रुपया वीक हुआ। अब इस तरफ जब हम कहते हैं रुपया स्ट्रांग हुआ, तो उसके साथ जुड़ा कि करेंसी एप्रिशिएट हुई है, लोकल करेंसी एप्रिशिएट हुई। इस तरफ हम जाए 70 का 80 हो गया, हमके रुपया वीक हुआ। अगर देखिए, अगर डॉलर की वैल्यू 70 से 50 हो जाए, हमके रुपया स्ट्रांग हुआ, जिसको हम कहते हैं लोकल करेंसी हैज एप्रिशिएटेड। 70 की जगह 80 डॉलर में रुपया मिले, माफ कीजिए, 70 की जगह 80 रुपीज में $1 मिले, तो हम क्या रुपया वीक हुआ, उसे क्या कहते हैं कि रुपया या लोकल करेंसी हैज एप्रिशिएटेड। सबके बराबर है, एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। अब आप समझिए, जब हम कहते हैं एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट, इसका मतलब ये जो ब्लू वर्ड्स हैं, इसका मतलब मार्केट ने वो किया, आरबीआई ने नहीं किया है। अगर हम कहें कि रिवैल्यूएशन हुआ या डिवैल्यूएशन हुआ, जो बेसिकली सेम चीज है, लेकिन आरबीआई ने किया, तो हम वर्ड्स यूज करते हैं रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। तो मतलब अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम है जहां पर आरबीआई सब तय करता है, अब अगर लोकल करेंसी स्ट्रांग या वीक होगी तो हम कैसे वर्ड्स यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। ये 20 सेकंड के बाद दिमाग में उतारिए। हाँ, तो कुल मिलाकर बात क्या है? एक ऐसी चीज है जहां पर आरबीआई सब फिक्स करता है, एक ऐसा जहां मार्केट फिक्स करता है, बीच में होता है मैनेज फ्लोट। अब सभी सिचुएशन में कि अगर फिक्स्ड रिजिम है तो आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी एक्सचेंज डिसाइड करेगा, उसमें अगर रुपया स्ट्रेंथन हुआ तो हम कहेंगे रिवैल्यूएशन, रुपया वीक हुआ तो बोलेंगे डिवैल्यूएशन। फ्लोटिंग है जहां पर संपूर्ण रूप से मार्केट डिसाइड करे, जैसा यूएसए में है। तब अगर मान लीजिए भारत में भी ऐसा हो जाए, तो लोकल करेंसी स्ट्रांग हुई, हम एप्रिशिएशन वीक हुई, डेप्रिशिएशन। भारत में क्या है? मैनेज फ्लोट है, लेकिन वैसा कि मार्केट नॉर्मली डिसाइड करता है, एक्सेप्शन में आरबीआई डिसाइड करता है। तब भी रुपया स्ट्रांग हुआ, एप्रिशिएशन वीक हुआ तो डेप्रिशिएशन। अगेन आई गिव यू 20 सेकंड, ये टेबल दिमाग में उतारिए। बाद में कुछ दम मैंने ये एनसीईआरटी में दिया तो हमें करना है। ये सब ग्राफिक्स के जरिए पूरा टेबल वगैरह आपके हैंडआउट में दिया है, वो उधर देखना। इधर मैं ज़ूम करूंगा तो फिर वो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? लोकल करेंसी का वीक होना। रनअवे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? बहुत ज्यादा वीक होना, टू मच। तो पहले $1 की वैल्यू थी 150 पाकिस्तान रुपये, फिर बढ़ के $1 की वैल्यू 300 पाकिस्तान रुपये, तो इसका क्या डेप्रिशिएट हुआ? करेक्ट। कौन कैसा? रनअवे डेप्रिशिएट हुआ। महंगाई बढ़ना, ओके, बहुत ज्यादा बढ़ना क्या है? रनअवे इन्फ्लेशन, रनअवे इन्फ्लेशन। नाउ मैंने जो आपको बताया कि नॉर्मली हर साल रुपया $1-2 स्ट्रॉन्ग के डॉलर, हर साल डॉलर के मुकाबले रुपया
1-2 रुपीस की रेंज में वो वीक होते रहता है, व्हिच इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड, तो आरबीआई कुछ करता नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो आरबीआई इंटरवीन करता है, जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोट रेजिम। सो ओनली ड्यूरिंग द हाई वॉलेटिलिटी आरबीआई विल इंटरवीन। तो जो भारत में सिस्टम है कि नॉर्मली मार्केट तय करे एक्सचेंज रेट, ओनली एक्सेप्शनल सिचुएशन में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करे। चीन ने कहा देखो 2005 से हम लोग भी यही सिस्टम अपनाते हैं, हमारी सेंट्रल बैंक फिक्स नहीं करेगी, मार्केट फिक्स करेगा। अब मान लीजिए मार्केट में सप्लाई डिमांड के हिसाब से $1 का भाव हुआ 6 RMB या युआन, तो इनका सिद्धांत कैसा है कि ये मार्केट ने डिसाइड किया। नाउ सपोज इस पे प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो गया तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता है। तभी हम लोग मतलब हमारा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सेंट्रल बैंक हम कुछ करेंगे, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। बाकी मान लो 10% ऊपर नीचे हुआ तो हम कुछ करेंगे नहीं। ऐसा इन्होंने बोला कि ये हमारा मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है। अभी आप यहाँ बराबर है तो आप ऐसे चलाओ, लेकिन चाइना चीजों को मैनिपुलेट करता है, उसके दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। तो हुआ ये 2018 में अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने टाइट डियर या हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाई, मतलब क्या वो सीआरआर बढ़ा रहा था, रेपो बढ़ा रहा था, तो स्वाभाविक है डॉलर की सप्लाई कम होगी। अब डॉलर की सप्लाई कम होगी और इस आइटम्स क्या वो पिलर 1 खत्म करके, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसे आने से पहले 1 कंप्लीट करिए। एनीवे तो आरबीआई मतलब अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने डॉलर सप्लाई कम करवाया है। पैरेलली उसी वक्त चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कहा हम तो इजी चीप या डॉविश मनी पॉलिसी अपनाएंगे, मतलब हम तो रेपो भी सस्ता कर देंगे, हम तो सीआरआर भी सस्ता कर देंगे, क्योंकि हमें लोकल इकोनॉमी को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। तो अब आप सोचिए सिचुएशन क्या हो रही है कि डॉलर की सप्लाई कम होगी, युआन की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों देश की सेंट्रल बैंक अलग दिशा में जा रही है। आप याद करें, डॉलर की अगर शॉर्टेज होगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा। तो उसी लॉजिक पर चीन के फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की सप्लाई या शॉर्टेज होगी, क्योंकि अमेरिका की सेंट्रल बैंक कम डॉलर पैदा करने दे रही है। तो स्वाभाविक है डॉलर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि $1 का भाव 6 युआन नहीं 7 युआन होना चाहिए। आपके बराबर है, ये तो लॉजिकल बात है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई अगर कम होगी तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो युआन वीक होगा। अब युआन वीक होगा तो चीन को मजा आ जाएगा, क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्टर्स को और मजा आएगा, क्योंकि अमेरिकन या इंडियन सब लोग क्या सोचेंगे, अब चीन से हम लोग $1 में पहले 5 मोबाइल खरीदते थे, अब 10 मोबाइल खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि देखो ये सब मार्केट फोर्स नहीं कर रहा है, ये चीन खुद मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर $1 का 60 जगह 7 हुआ तो मान लो ये 10% से ज्यादा चेंज है, सपोज मैथमेटिकली। और हमने क्या बोला कि चाइना ने ये कहा कि हमारा जो सिस्टम है अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो हम उसे स्टेबल करेंगे, लेकिन फिर भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इस वॉलेटिलिटी को स्थिर नहीं करेगी। अगर 7 हो गया तो मैं 6 पे वापस कैसे लाऊं? चीन चाहे तो स्टेबल कर सकता है, उसके पास जो 3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व में पड़े डॉलर, उसमें से बेचना शुरू करे तो डॉलर और युआन का सप्लाई ऐसा हो जाएगा कि 7 की जगह 6 पे आ जाएंगे। बट दे मतलब चाइनीज आर डेलिबरेटली मैनिपुलेटिंग द एक्सचेंज रेट, जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं ताकि उनकी करेंसी अंडर वैल्यूड रहे। नॉर्मल क्या होना चाहिए, $1 का 6 होना चाहिए, जानबूझ के उन्होंने अपनी लोकल करेंसी को वीक रखवाया है, यानी कि अंडर वैल्यूड रखवाया है। तो दिस इज अ करेंसी वॉर, चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर, ऐसा सब ट्रम्प का कहना है। तो ऐसा जो करेंसी मैनिपुलेटर है, मतलब जानबूझ के अपनी लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ा के डॉलर के सामने वीक रखते हैं। ऐसे देशों की लिस्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी बनाता है, तो उसमें चीन तो आता है, ये भारत भी आ जाता है। आपके भारत को क्यों उसने लिख दिया? ट्रम्प का और अमेरिकन सरकार का ये कहना है कि आरबीआई का कुछ नक्की नहीं है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस दिन वो इंटरवीन करेगा और किस दिन नहीं करेगा। तो तुम भी चीन जैसे ही हो, तुम मैनिपुलेट कर चीजों को, तो इन सबको वो वॉच लिस्ट में रखते हैं। खैर, अब ये जो चीन है, जापान है, साउथ कोरिया, इन सब ने क्या किया, लोकल करेंसी का सप्लाई बढ़ा दिया ताकि डॉलर के मुकाबले उनकी लोकल करेंसी डेलिबरेटली वीक रहे, जानबूझ के अंडर वैल्यू रहे, ताकि इन देशों के एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि वीक लोकल करेंसी है तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, हमने देखा। तो स्वाभाविक करंट अकाउंट सरप्लस होगा, और जितना करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो उसको सब करने के लिए उनकी सेंट्रल बैंक डॉलर्स खरीदेगी, तो उनका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो भारत के पास $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, उनके पास $3000 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। आपके तो बहुत मस्त गेम प्लान है, लोकल करेंसी को वीक रखवाओ और फॉरेक्स रिजर्व आपका बिल्डअप होता रहे, एक्सपोर्टर्स को मौज आती रहे। देखिए इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा लोकल करेंसी इशू करता रहे, छापता रहे, सीआरआर रेपो वगैरह लिबरल रखे, तो एक हद के बाद क्या होगा कि लोकल करेंसी का इतना ज्यादा सप्लाई है कि लोन इतना सस्ता है, उसके चलते पब्लिक दिन शॉपिंग कर रही है, तो फिर अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, महंगाई की समस्या हो सकती है। एक बात। सेकंड, जब आप लोकल करेंसी को वीक रखते हैं तो आपको ऑयल इंपोर्ट करने के तो महंगा पड़ेगा, तो उसके चलते ट्रांसपोर्ट से लेकर सारी चीज महंगी हो जाएंगी। तो वीक लोकल करेंसी जानबूझ के आप करते हैं, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ता है। इसलिए आरबीआई एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट नहीं करता, जैसा चीन करता है कि जानबूझ के युआन और एक्स्ट्रा इशू कर दो और डॉलर जितना खरीदते रहो, डॉलर की शॉर्टेज बनाते रहो, ऐसा आरबीआई नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए तब आरबीआई इंटरवीन करता है। हालांकि ये सब करने के बाद हमारे पास जो भी $600-700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बना, इट इज नॉट इनफ। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना, देखो कम से कम $750 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन की हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होनी चाहिए, तभी हमारा हार्ड और सॉफ्ट पावर डेवलप होगा। चीन का दबदबा क्यों, उसके पास $3000 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, इतने सारे बिलियन डॉलर्स के क्या फायदे? पाकिस्तान को वो लोन में दे देगा पैसा, और सिर्फ पाकिस्तान अगेन जो टीआरजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, तो ये सब चीन का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। चीन चाहे तो इन पैसों से सब हथियार मिसाइल खरीद सकता है, तो उसका हार्ड पावर बढ़ रहा है। तो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर बढ़ाने के लिए हमें भी ज्यादा फॉरेक्स एक्यूमुलेट करना होगा। ओके, तो फिर हमने भी उन्हीं की तरह मैनिपुलेशन चालू करें? नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, इज्जत से, ईमानदारी से हम फॉरेक्स बिल्डअप करें। तो हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, वो कैसे होगा? मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कुछ चीजें अभी देखिए, कुछ हम लोग पिलर 4B में देखेंगे। अभी आप सोचिए कि चीन ने मैनिपुलेशन कर करके $1 की वैल्यू क्या करा दी है, 7 युआन। तो यानी डॉलर स्ट्रांग है। डॉलर का स्ट्रांग होना अमेरिका के जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना कि 1 युआन की वैल्यू 0.14, वो क्या चाहेंगे, नहीं डॉलर वीक हो जाना चाहिए। $1 का 7 की जगह 5 युआन करवा दें तो 1 युआन की क्या वैल्यू होगी, 0.20। तो इधर से इधर गए तो क्या होगा, डॉलर थोड़ा वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो अमेरिका के एक्सपोर्टर्स को ठीक रहेगा कि वो जो भी मीट, फार्मास्यूटिकल, हार्ले डेविडसन सब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेशी लोग अमेरिका का सामान ज्यादा खरीदेंगे। सो स्ट्रांग डॉलर इज नॉट गुड फॉर अमेरिकन एक्सपोर्टर्स, ऐसा ट्रम्प बोला। तो वो क्या चाहता है कि $1 का 7 नहीं 5 युआन होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आई गिव यू 20 सेकंड, ये ट्रम्प की बात दिमाग में उतारिए। अब आप सोचिए अगर ट्रम्प ये चाहता है कि डॉलर वीक हो जाए, मतलब एक प्रकार से आप ये कहें कि डॉलर सस्ता हो जाए, तो उसने क्या करना चाहिए? ऑनियन सस्ता करवाना था तो ऑनियन की सप्लाई बढ़ानी थी। तो अगर डॉलर सस्ता करना है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ानी चाहिए। यस, आपके कोई नहीं तो फिर ट्रम्प डॉलर छाप छाप के बाजार में जारी कर दे, या अपनी सेंट्रल बैंक को बोले कि वो ज्यादा डॉलर इशू कर दे। ट्रम्प कहता है मैं क्यों करूं, ये सब चीन करेगा, कि चीन अपने फॉरेक्स रिजर्व में
$3000 बिलियन लेके बैठा है, तो चीन की सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व से वो सारे डॉलर बेच दे, तो मार्केट में क्या होगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, तो डॉलर वीक हो जाएगा। और वही ट्रम्प चाहता है, क्योंकि डॉलर वीक होगा तभी विदेशी लोग अमेरिका का सामान खरीदेंगे। तो चीन, तुम अपने डॉलर बेचो ताकि डॉलर सप्लाई बढ़े और मेरे अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को मजा आए। अब ये सब के लिए ट्रम्प चाहता है कि चीन की सरकार या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रम्प का एक जो भी महल या गोल्फ क्लब है, मारा-लागो या पैलेस है उसका, उधर तुम आओ मेरी हवेली पे और एक अकॉर्ड साइन करो कि तुम अपने चाइनीज़ फॉरेक्स रिजर्व से ये सारे डॉलर बेचोगे ताकि डॉलर वीक हो जाए और हमारे अमेरिकन एक्सपोर्टर को मजा आए। आपके अपन चीन ऐसा क्यों करेगा? तो इसीलिए तो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है ना, साइन दिस, या तो फिर मैं तुम पे ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा तुम्हारे चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पे। आपको चीन झुकाने उसने और हम भी अमेरिका पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो ये सब चलते रहता है। तो ये जो ट्रम्प का मारा-लागो अकॉर्ड है, और वो ये तो एक एग्जांपल मैंने चीन का दिया। ट्रम्प के जो उसकी बुद्धि चलती है, वो चाहता है कि इंडिया भी ये करे, रशिया भी ये करे, सब अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेच के डॉलर को वीक करवाएं ताकि मेरे एक्सपोर्टर्स को मजा आए। आई गिव यू अनदर 20 सेकंड, ये उसके लॉजिक को दिमाग में उतारिए। आपको बिल्ली अपने गले में क्यों घंटी बांधेगी? तो चीन इससे आगे नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कब जाके वो कुछ सेटलमेंट करेंगे कि ठीक है, तुम 3000 बिलियन में से 30 बिलियन डॉलर बेच दो ताकि हमारा ये सेटलमेंट हो जाए कि साथ में चलो 6.5 होना चाहिए, व्हाटएवर। तो ये उनका सब चलते रहता है। नाउ कमिंग बैक, तो मैं आपको बता रहा था कि ये फॉरेक्स रिजर्व में सब ऊपर नीचे होते रहता है। चीन ने सब मैनिपुलेट कर करके 3000 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बना दिया है। हम ईमानदारी से काम करते हैं इसलिए अपने पास इतने है नहीं। नाउ आपके तो हमें भी चीन जैसा बन जाते हैं ना भाई, चलो मैनिपुलेट कर करके एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट कर करके हम भी अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं और सामने और ज्यादा डॉलर एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया उससे क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को खुद ही जन्म दे देता है। तो लार्ज फॉरेक्स रिजर्व उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? एक, इट रिक्वायर्स कि आपको एक्सचेंज रेट मैनिपुलेट करना पड़ता है, डेलिबरेटली लोकल करेंसी को वीक रखना पड़ता है, जैसा चीन ने किया। पीछे की जगह 7 युआन हो जाए डॉलर का भाव, ऐसा मैं मैनिपुलेट करूंगा। तो इससे क्या होता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि आपकी लोकल करेंसी वीक है, आप बाहर से जब भी ऑयल फर्टिलाइजर सब इंपोर्ट करते हैं आपको महंगा पड़ता है। तो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट। अगेन 10 सेकंड जल्दी से इसको दिमाग में उतारिए। ये सब ऐसे आपको 3 स्टेटमेंट अजर्शन रीजनिंग में पूछे थे, इकोनॉमिक सर्वे के आर्गुमेंट, इसलिए हमको याद रखने समझने। अगेन दूसरी तकलीफ है कि जब आप इतना सारा फॉरेक्स रिजर्व 3000 बिलियन डॉलर का आपने बना दिया है और वो भी मैनिपुलेशन से बना है, तो बहुत सारा आपका पैसा फॉरेक्स रिजर्व में लॉक है। लॉक है मतलब क्या, उसका चीन ने गोल्ड खरीदा होगा, इसे चीन ने मान लो पाकिस्तान के बॉन्ड खरीदे होंगे और इस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान को लोन दिया होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे पैसे थे, अदरवाइज आप खुद के चीन के हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको ये मैनिपुलेशन करके फॉरेक्स बिल्डअप करना था। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ वीक करेंसी एंड एक्सपोर्ट फोकस एंड मैनिपुलेशन क्या है? देखिए, इकोनॉमी के सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, बराबर। लेकिन आप उनको पूछो क्या आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से दो तरीके की बात हो सकती है, ट्रेडेबल या एक्सपोर्टेबल, कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ होता है नॉन ट्रेडेबल, जैसे हेल्थ एजुकेशन, रोड वगैरह, उसको उखाड़ के आप कहीं और नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो जब भी कोई देश लोकल करेंसी को वीक रखने के लिए सब मैनिपुलेशन करता है कि चलो ये करो करो, तो दे आर फोकसिंग ऑन ट्रेडेबल या एक्सपोर्टेबल सेक्टर्स। वो हेल्थ एजुकेशन, रोड वगैरह पे इतना सब फोकस नहीं करेंगे। लेस अटेंशन, लेस फंड्स, लेस सब्सिडी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने देखा कौन सी थी, रोड टैक्स स्कीम, सब एक्सपोर्टर को सब्सिडी मिलेगी, टैक्स में माफी मिलेगी। तो सोचो चीन किस लेवल की सब्सिडी अपने लोकल एक्सपोर्टर्स को देता होगा, उसका मतलब कि चीन के किसान या जो मरीज है उनको कितना कम पैसा जाता होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड, मानव विकास कम होता है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन पे फोकस नहीं। आपके भाई भारत का रैंक मान लो 130 है, चीन का 50 है ह्यूमन डेवलपमेंट में, यू आर राइट। लेकिन वो 50 नहीं, वो 20 भी तो हो सकता था ना। चीन ने अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो 50 में क्यों है, नंबर 1 क्यों नहीं, अगर इतने सारे उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वो पैसे गलत दिशा में लॉक हो गए। तो चीन का ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेटर देन इंडिया, करेक्ट। हाइपन इकोनॉमिक सर्विस लॉजिक में बात कर रहा है कि वो और बेटर हो सकता था अगर वो ये सब गड़बड़ नहीं करता, तो नंबर 1 भी हो सकता था। तो फॉरेक्स रिजर्व की आइडियल साइज क्या होनी चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा। लेकिन उससे पहले जरा फ्रेशमेंट से हम इसको पढ़ते हैं। तो एक और सवाल आप ट्राई करिए इस बार, एंड इट इज अमंग क्रेजी क्वेश्चन। तो 5 मिनट के ब्रेक में लगाइए दिमाग, इसमें से कितनी चीजें आप में गिनते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है इसमें से कितना हम बोल सकते हैं कि एफडीआई है? वोटिंग एंड टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अजीत, सुनील, दिवाकर, विशाल, अनुशील, प्रतीक, वीएस, वंशिका, मारियुष, मारिया, रिया, प्रद्युत, गौसिया, कुंदन, आकृति, अभिषेक, नीजू, सूरज, मोनू, अनी, सोनिया, अनिकेत, महेंद्र, जगदीश, शांतनु, अमन, डॉक्टर ऋचा, दिव्या, उज्जवल, फैजान, सानिया, खुशी, रोशनी, वंशिका, अटल, शाश्वत, ये सब लोग फिर सोहन, अमर, सत्यम, यश, मुक्ता, कनिष्का, प्रकाश, अमन, शाश्वत, करेक्ट आंसर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सब टॉपिक, इन्वेस्टमेंट सब टॉपिक एफडीआई हमने समझा था। वो क्या बोल रहा है, बैंक डिपॉजिट। तो अगर एनआरआई ने भारत में डॉलर डिपॉजिट किए तो कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं, पर उसको हम एफडीआई नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो अलग चीज है। सेकंडली वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मोर देन 10% शेयर होल्डिंग खरीद ली, इस कारण से भी गलत है। तो यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स क्या मतलब कि भारत की बैंकों में फॉरेनर्स ने जो डॉलर सेव किए, दैट इज रॉन्ग। तो सी चला गया, डी चला गया, ना 50-50 ये हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। अब आप पहला स्टेटमेंट देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड या डिबेंचर कैसे होते हैं कि शुरुआत में उसका रूप होता है बॉन्ड, बाद में इन्वेस्टर चाहे तो उसे इक्विटी यानी शेयर्स में तब्दील कर सकता है। वो पिलर 1 से याद करें। तो अगर ऐसा हुआ उसने बॉन्ड जो तब्दील करा है शेयर्स में, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए उसके पास कंपनी की मोर देन 10% शेयर होल्डिंग आ गई, तो आपको लिखना पड़ेगा दैट इज एफडीआई। तो इस हिसाब से अगर 1 करेक्ट है आफ्टर एलिमिनेशन तो जवाब एक ही बचता है, दैट इज ए 1 2 3। आके तुम तो ये तो बीरबल की खिचड़ी बात कर रहे हो ना कि कब जाके वो कन्वर्ट करेगा तब उसको एफडीआई बोलना पड़ेगा, यू आर राइट, लेकिन एलिमिनेशन के बाद बात बचता तो यही है। क्रॉस चेक करने के लिए आरबीआई की 2012 की गाइडलाइन पढ़ो, फिर उसमें सब लिखा है। हाँ, कि बाकी भी चीजें हैं वो सब इसमें गिनी जाती है। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पहली बात करेक्ट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन क्या मोर देन 10% अगर सेव करे इन्वेस्ट करे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आप याद करो कि अदानी यूरोप में कहेगी मुझे अपने शेयर इशू करने, लेकिन यूरोप के सेबी से रजिस्टर नहीं करना है, तो उनकी बैंक को कुछ अपने शेयर देके पैसा उठवाए, तो अगर ऐसा करके ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जीडीआर के मार्फत अदानी की कंपनी में मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट हो जाता है एफडीआई, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो 1 2 3 इज करेक्ट। अब ये चीज ऐसी है, कल मैंने आपको पढ़ाया था इसलिए आपको आसान लगे, लेकिन उसके पहले मुझे भी ये सब नहीं पता था इस लेवल की, उसने पूछा फिर मुझे अपडेट करना पड़ा। तो रियल एग्जाम में एलिमिनेट करके हम ये और बी तक पहुंच सकते थे। फिर वो ऐसा है सब कि क्रिस्टोफर नोलन की वो इंसेप्शन हुई कि ड्रीम विद इन ड्रीम थर्ड लेवल पे एलिमिनेशन करवा तो क्या तब बन सकता है। तो आप समझिए, इकोनॉमी के नाम पे 15 से 18 सवाल आए, जो शुरुआत के 10 है वो तो ईजी होते हैं, ये फिर 11 12 13 सवाल होगा। इसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं वो डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रांग ग्रिप यू आर फीलिंग ओवर दिस सब्जेक्ट वर्सेस बाकी जगह अगर आपने ज्यादा कुछ उखा लिया है, मतलब हिस्ट्री साइंस वगैरह में, तो ये इसको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको छोड़ो। मतलब आपको मैंने पढ़ा तो अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जिस दिन पूछा था उस दिन इतना एडवांस मैंने नहीं पढ़ा था। तो एट दैट टाइम यू शुड टेक द डिसीजन। इसलिए कभी मैं सारे ईगो पे मत लो। कुछ लोग लक्ष्मीकांत पर के ईगो पे ले लेते हैं कि अभी जो 16 सवाल है उसमें लक्ष्मीकांत से मान लो 11 से 13 सॉल्व है, बाकी के दिन नहीं सॉल्व है तो जबरदस्ती तोड़ लिया। फॉर एग्जांपल कुछ था लोकपाल की एज क्या होती है, अब शायद वो नहीं लिखा है उधर उसकी किताब में, आपको नहीं पता, सपना थोड़ी आएगा, और मान लीजिए आपकी बुक में लिखा भी होता तो लोकपाल की एज कौन याद रखे जाएगा। तो इट इज बेटर टू स्किप। जबरदस्ती टिक करने में नेगेटिव मार्किंग आपको बर्बाद करती है। फिर हम वापस आते हैं, फॉरेक्स रिजर्व पढ़ रहे हैं, आपके तुम आधे घंटे फॉरेक्स रिजर्व पढ़ा रहे हो भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आगे पीछे की इतनी कहानी करे, और तकलीफ ये है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बने, असर्शन रीजनिंग के 3 लेवल के क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट वाले। सो यू हैव टू रिमेंबर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सही होता है वो होता है। नाउ हमने देखा कैसे चीन की $3 ट्रिलियन की उसकी फॉरेक्स रिजर्व है, तो वो तो अनप्रोडक्टिव चीज है, एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास लैपटॉप है उसमें हार्ड डिस्क है, हाँ तो जो भी 200-500 जीबी 1 टेराबाइट 500 टेराबाइट की तो नहीं होनी चाहिए ना, इट इज वेस्ट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। भारत के पास 500 600 700 बिलियन डॉलर का है, ये भी बहुत कम है। तो यानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए फॉरेक्स रिजर्व। तो हमें आइडियल साइज क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल साइज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो उसके सिद्धांत होंगे। सिद्धांत एक ऐसा है कि अच्छा फॉरेक्स रिजर्व और इंपोर्ट का रेशियो निकालो और उस हिसाब से 6 महीने तक जितना आपको ऑयल फर्टिलाइजर सब इंपोर्ट करना है उसके लिए जितने डॉलर लगेंगे उतना आरबीआई की तिजोरी में होना चाहिए, दैट इज एन आइडियल फॉरेक्स साइज, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। सेकंड, रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट, मतलब आपके पास आरबीआई के पास इतने डॉलर्स होने चाहिए कि जो भी भारत की शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, चाहे अदानी ने ली, अंबानी ने ली, भारत सरकार ने ली, ऐसी शॉर्ट टर्म लोन, अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या 6 महीने वाली 1 साल की वो उसने लिखा नहीं है, पर जितनी भी शॉर्ट टर्म भारत की लोन है एक्सटर्नल वाली उसको चुका सके इतना पैसा आरबीआई के पास होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा नंबर है 800 बिलियन डॉलर, हाँ तो 800 होने चाहिए। तीसरा रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू मनी एग्रीगेट की M3 इतना है तो सामने फॉरेक्स रिजर्व इतना होना चाहिए। क्या क्यों कैसे उसमें हम जाएंगे नहीं, इकोनॉमिक्स ने कहा कि 3-4 पैरामीटर्स देख के हमें डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट शुड बी आइडियल फॉरेक्स साइज। और कुछ बार ये क्या करते हैं खासकर सीएपी वगैरह में सीधा लिफ्ट करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड फॉर आइडियल फॉरेक्स साइज, हाँ तो 3 दिया तो 3 करेक्ट है, क्या क्यों कैसे उसमें ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि उतना वो एग्जामिनर खुद भी नहीं सोचा, उसने क्या अच्छा इकोनॉमिक्स में 5 उठाने हैं उसमें से 4 एकदम डेटा फालतू का मैं पूछ लूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का, और एक आध ऐसा कंसेप्ट पूछ लेता हूं। और भी सिद्धांत लोगों ने दिए, आईएमएफ के अंदर कुछ इकोनॉमिक्स ने दिए होंगे, ये गुइडोटी एंड ग्रीनस्पान, उन्होंने ये कहा कि इट शुड बी लार्ज इनफ टू कवर द शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल लोन्स। आरबीआई की खुद की एक तारापुर कमेटी बनी, उसने कहा कि 6 महीने का इंपोर्ट हम संभाल सके उतने डॉलर से फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास होने चाहिए वगैरह वगैरह। वो डिपेंड करता है एमसीक्यू में क्या टिक करना है। अभी हमको समझना है कि फॉरेक्स ऊपर कब जाता है नीचे कब जाता है, क्योंकि कुछ बार ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 सितंबर में आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व था करीब $598 बिलियन, और अक्टूबर मतलब विदिन 1 मंथ वो 584 हो गया, मतलब $14 बिलियन का डिक्लाइन हो गया सिर्फ एक महीने के अंदर। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे रोज क्यों आने चलते हैं गवर्नर, मैं अकेला कितना संभालूं, वो समझते हैं कि रिजर्व कब कम हो जाता है। देखिए जब भी आरबीआई इंटरवेंशन करता है कि उसको लगे ये $1 का 75 की जगह 83 हो रहा है, तो मुझे मार्केट में डॉलर सप्लाई करके चीजों को स्टेबल रखना है, तो मोटी दर अगर 600 थे तो उसमें 14 बिलियन तो कम ही होंगे ना, क्योंकि उतने डॉलर्स आरबीआई ने मार्केट को बेचे होंगे टू कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल। तो इसलिए अचानक से $14 बिलियन गिर गया। और मैंने आपको बताया अभी ये जो 2023 की वो तो बात थी, 2025 में जो नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा, उसने कहा चील रखना है हमें, वरना तिजोरी खाली हो जाए, रोज उठ के हर महीने तो गिर रहा है, तो मेरी तिजोरी खत्म है, मैं कुछ इंटरव्यू नहीं करने वाला, बहुत एक्सट्रीम होगा, तो सोचिए। नेक्स्ट, तो फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन कब होता है उसका पहला फैक्टर याद रखना है, बिकॉज ऑफ आरबीआई इंटरवेंशंस। जब आरबीआई दखल देता है करेंसी एक्सचेंज स्टेबल रखता है तब डिक्लाइन होता है, यस। दूसरा कारण हो सकता है वैल्यूएशन इफेक्ट, समझते हैं। देखिए ये 2023 की बात है, उस वक्त गोल्ड का 10 ग्राम का भाव था 61,000 और ये क्या हो गया 57,000। उसके अलग कारण हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा 2023 में यूक्रेन युद्ध का अंत हो जाएगा, शेयर बाजार ऊपर चढ़ेगा, तो हमें सेफ्टी नहीं, हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो गोल्ड बेचो और शेयर में इन्वेस्ट करो। और हमने आगे देखा था कि शेयर जब ऊपर जाते हैं तो गोल्ड का भाव नीचे जाता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो समझिए आरबीआई के पास जो भी गोल्ड था 100 किलो, पहले उसकी वैल्यू हाई रही होगी, अभी भी आरबीआई के पास 100 किलो गोल्ड ही हो, लेकिन अगर गोल्ड सस्ता हो गया तो जब वो एक्सेल शीट अपडेट करेगा विद द न्यू वैल्यू ऑफ द गोल्ड,
तो गोल्ड का प्राइस डिक्लाइन हुआ है तो फिर उसका फॉरेक्स रिजर्व भी आपको कमी दिखा कि 598 नहीं 584 हो गया। तो रिमेंबर बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन इफेक्ट आल्सो कि गोल्ड सस्ता हो गया तो भले आरबीआई ने खरीदा बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी तिजोरी में जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इस कारण से उसका फॉरेक्स रिजर्व एक्सेल शीट में आपको कम दिख सकता है, इट कैन अपीयर लो। ये जो वैल्यूएशन इफेक्ट है कि अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू गिरेगी, उसमें एक और आगे बात आती है कि इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन द फॉरेन करेंसी एसेट्स देन आल्सो बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन इफेक्ट फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के 100 यूनिट है, 1 2 3 4 और हर एक डॉलर की पत्ती है, तो आप कहें 100 डॉलर है, करेक्ट। मान लीजिए आरबीआई के पास यूरो के 100 यूनिट है, तो फिर आप उसको डॉलर में जब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप याद करें बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें एक्सेल शीट में कैसे लिखना है, डॉलर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में यूरो भी होंगे उसके 100 यूनिट, तो मान लो उसकी कुछ वैल्यू निकले व्हाटएवर 110, मतलब 1 यूरो का एक पत्ती, 2 यूरो का दूसरा पत्ती, ऐसा 100 यूनिट है तो 110 डॉलर उसकी वैल्यू निकले। तो करेंसी यूनिट कितने हैं? 200 यूनिट, 100 डॉलर 100 यूरो, और उसकी वैल्यू क्या है? 210 डॉलर। अब किसी कारण से समझो यूरो वीक हो गया या यूरो स्ट्रांग हो गया, तो इस वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते भी तो एक्सेल शीट में जवाब चेंज हो सकता है। कैसे वो भी समझते हैं। मान लीजिए एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये जो भी बैटिंग गैम्बलिंग मेकअप जुआ जो भी वो उसकी ऐड कर रहे हैं, पहले वो हर एक ऐड करने का 110 रुपये चार्ज करे जनवरी में, लेकिन दिसंबर या अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर केवल 105 रुपये दे दो मैं आपकी ऐड करने को तैयार हूं। तो यहाँ आप क्या कहेंगे? ये जो इन्फ्लुएंसर है उसने सस्ते में ऐड करने को तैयार है, मतलब इन्फ्लुएंसर की ब्रांड वैल्यू हैज वीकन्ड। यस वीकन्ड। उसके अलग कारण हो सकते हैं कि जो कंपनियां इन्फ्लुएंसर को बुक करती हैं उनको कोई दूसरे मिल गए होंगे नए चैनल, उन लोगों ने भारत की जगह दूसरे देश में अपना बिजनेस ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, कंपनी के खुद के सेल्स कम हो गए होंगे इसलिए वो इन्फ्लुएंसर को कम पैसा दे रहे हैं एड्स के लिए। यस। नाउ सिमिलरली यूरो की अगर 100 यूनिट है, 1 यूरो 2 यूरो ऐसा 1 यूरो का पत्ती है, तो जनवरी 2023 में उसका भाव हो सकता है 110 डॉलर्स। अक्टूबर तक हम पहुंचे तो वो 100 यूरो का भाव हो जाता है 105 डॉलर्स। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यूरो वीक हो गया। वीक क्यों हो गया 2023 में? क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसके चलते रशिया का ऑयल सब पहुंचेगा नहीं, तो इनकी सारी फैक्ट्रियां बंद, आउटपुट बंद, जीडीपी गिरेगा, तो जो भी शेयर इन्वेस्टर है वो भागना शुरू करेंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी वगैरह। यूकी खुद की इकोनॉमी डाउन है, यूएसए ने फेड टेपरिंग किया, मतलब डॉलर की शॉर्टेज पैदा कर दी, वो क्या है कल के परसों के लेक्चर में देखेंगे। तो ये सबके चलते यूरो वीक होने लगा कंपेयर टू डॉलर्स। अब तो भारत का क्या इसमें नुकसान है? भारत का प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक्सेल शीट अपडेट करें, फॉरेक्स रिजर्व की एक्सेल शीट अपडेट करें, तो पता चले आपसे 100 यूनिट ऑफ यूरो, 1 यूरो का एक पत्ती ऐसा, उसकी वैल्यू 110 नहीं 105 डॉलर में। तो यानी पहले जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 210 डॉलर, अब वो कितना हो गया 205 डॉलर्स। तो यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिर गया ना बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन इफेक्ट। तो गोल्ड का भाव उल्टी दिशा में जाए, यूरो या कोई भी फॉरेन करेंसी का भाव उल्टी दिशा में जाए अगेंस्ट डॉलर्स, और वो फॉरेन करेंसी आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखी है, देन आल्सो इट कैन डिक्लाइन अवर फॉरेक्स रिजर्व। ये एमसीक्यू में याद रखना है। बाद में कुछ दम है नहीं, सीधी सी बात है, एसेट्स है उसका वैल्यू गिरा तो फॉरेक्स गिरेगा। द हिंदू वगैरह फालतू में इसको इतना ज्यादा जटिल करके प्रेजेंट करते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, अभी याद रखना है। इसके बाद अगले 5 7 10 15 जितने अटेम्प्ट हो तो कोई भी बार द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने नहीं बैठना, क्योंकि वैल्यूएशन इफेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, जो ऊपर नीचे गया आप समझ जाएंगे, खत्म। तो ऐसे अलग अलग कारण, चाहे आरबीआई का इंटरवेंशन है रुपये को स्टेबल करने के लिए, चाहे गोल्ड का भाव गिरना, चाहे यूरो का वीक होना, ये सब का नेट इंपैक्ट क्या आएगा कि फॉरेक्स की वैल्यू हमारी डाउन, फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू डाउन होती है। अब नए गवर्नमेंट में आपको पता है कि वो ज्यादा लोड लेते नहीं, चिल रखते हैं, तो दैट इज वन थिंग। कोई भी करेंसी एक्सचेंज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कल के लेक्चर में सुकून से हमने देखा था, श्रीलंका का फिक्स एक्सचेंज रेट वो भी कल के लेक्चर में हमने सुकून से देखा था, सो गो थ्रू दैट। नाउ हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी ऐसा जैसे युगांडा का करेंसी रोज ऊपर नीचे गिर जाता है, कोई इसका स्टेबिलिटी नहीं, वो कल के लेक्चर में देखा, वहां तक याद रखना है। हार्ड वर्सेस सॉफ्ट डॉलर क्या है ये हमको याद नहीं रखना, इसका कारण ये है वो अमेरिकन म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो तो उसके कुछ पैसे रिसर्च एनालिस्ट को जाते हैं, तो वो कमीशन म्यूचुअल फंड वाला अपने पॉकेट से दे रहा है कि आपके जो 100 डॉलर आपने इन्वेस्ट किए उसमें काट रहा है, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है जो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं। हार्ड डॉलर वर्सेस सॉफ्ट डॉलर, क्योंकि उसके बारे में कभी इकोनॉमिक्स में बात नहीं की, कभी अखबारों में बात नहीं आई, लेकिन फिर भी कुछ मॉक टेस्ट बनाने वाले फालतू का क्या करेंगे, इन्वेस्टोपीडिया पे जाएंगे, डॉलर सर्च करेंगे, डॉलर के 10 एमसीक्यू बनाओ, तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो अपने एग्जाम के लिए काम के नहीं है, वो प्योर अमेरिकन फाइनेंस के कंसेप्ट है। तो अगर हार्ड डॉलर सॉफ्ट डॉलर का कोई भी एमसीक्यू है उसको आईएएस में तो नहीं पूछे, मॉक टेस्ट में पूछते हैं, तो स्किप कर देना, उसका लोड नहीं लेना है। यूपीएससी के प्रोफेसर प्राइवेट मॉक टेस्ट को देख के क्वेश्चन सेट नहीं करते, वो इकोनॉमिक सर्वे एनसीईआरटी तो इंडियन एक्सप्रेस से उठाते हैं। नाउ क्लास खत्म करने से पहले काफी एमसीक्यू सॉल्व करके जाते हैं, मतलब पढ़ना और भी है लेकिन आज के लिए इतना काफी है। एफडीआई और एफपीआई के बीच क्या डिफरेंस है आपको क्या लगता है? अगर 1 मिनट पहले सोचिए फिर वोटिंग करते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि एफपीआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। यस पटना, आरोही, महावीर, दिव्यांश, नवीद, विकास, आयुष, दिव्यांश, सुशील, निकिता, पुलकित, गौसिया, अंजलि, रजत, अस्मिता, पीयूष, आसमा, अभिषेक, रजत, गौरव, जुनेद, अटल, अग्रवाल, फैजान, जतिन, मुक्ता, शाश्वत, सुनील, कीर्ति सिंह, कशिश, तानिया, यश, प्रीति, निधि, प्रेरणा, गौतम, ये सब लोग फिर सोहन, अमर, सत्यम, मुक्ता, यश, शाश्वत, अमन, रजत, पुलकित, स्क्रिप्ट आंसर्स। अब भाई देखिए आप रॉन्ग पहले फोकस करो ना। एक है प्राइमरी मार्केट जहां नए आईपीओ वगैरह आते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट जहां आपके पास जो शेयर हैं आप दूसरों को बेचने लगे यूज्ड कार। एफपीआई वाले मैंने कल भी आपको बताया था सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहेंगे प्राइमरी में, क्योंकि उनको इधर उधर बेच के एक प्रॉफिट में भागना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आईपीओ में या प्राइमरी मार्केट में जा नहीं सकता। तो ये सिमिलरली एफडीआई वाला भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों जगह पर हो सकता है। कि मान लो जियो के अंदर जो मुकेश अंबानी की कंपनी है उसमें अदानी के 15% का शेयर हो और वो इलॉन मस्क खरीद ले, तो हम क्या कहेंगे? तो सेकेंडरी मार्केट में इलॉन ने अदानी से खरीदना, आईपीओ तो खरीदा नहीं था रिलायंस का, भी सेकेंडरी मार्केट में हो जा सकता है और प्राइमरी मार्केट में भी जा सकता है। लेकिन ये एफडीआई इधर ही और एफपीआई उधर ही ऐसा जो बात करे गलत है, दोनों लोग दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में काम कर सकते हैं। एफपीआई ज्यादा स्टेबल है, गलत है, वो तो हॉट मनी है। एफपीआई वाला मैनेजमेंट स्किल आता नहीं, वो तो एफडीआई वाला लगता है, ये भी गलत है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने की उसकी इंटरेस्ट है नहीं एफपीआई वाले की। तो क्योंकि बाकी स्टेटमेंट गलत है, इससे जो बचा वो सही है कि एफपीआई से जनरल अवेलेबिलिटी बढ़ती कैपिटल की, जबकि एफडीआई केवल स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल वो विमल गुटके को टारगेट कर नहीं सकता क्योंकि वहां पर बैंड है। अब इसी फ्लो में एक आखिरी सवाल आप ट्राई करें एफडीआई के बारे में, देन वी क्लोज द क्लास। आई गिव यू 40 सेकंड सोचिए।
अब आपको क्या लगता है एफडीआई की क्या फीचर है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। घनश्याम, रिया, प्रखर, अभिनव, हर्ष, रानी, सनशाइन, रोहित, रोशनी, वीरा, नवीन, रेणु, गौसिया, मारिया, अखिलेश, विकास, स्वीटी, यश, सुशांत, अजीत, वंशिका, प्रद्युत, गणेश, नवजोत, आरोही, गौरव, मीजू, पुलकित, शाश्वत, सूरज, निकिता, हबीब, शांतनु, महेंद्र, अनिकेत, एकता, रजत, ब्रिजेश, मोनू, शगुन, सोहन, अमर, सत्यम, शाश्वत, रजत, पुलकित, सांगू, जहीदा, शगुन एंड आंसर्स। भाई जो हमने कल भी देखा था कि जो डेट में जाता है उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है एफपीआई, वहां पर हम एफडीआई वर्ड यूज नहीं करते। जब हम वर्ड यूज करते हैं एफडीआई तो इक्विटी या शेयर्स के साथ जुड़ा है, तो मतलब क्या वो डेट तो है नहीं, तो नॉन डेट वाली चीज हुई ना। दूसरी बात, आप पिलर 1 सी याद करें, कंपनियों के क्या प्रकार है। एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे अनअकैडमी है, फ्लिपकार्ट है, बायजूस है, जिनके शेयर्स बाजार में आम जनता को नहीं मिलते। तो फ्लिपकार्ट ने के अंदर वॉलमार्ट ने जो इन्वेस्ट किया, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी ना, लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके शेयर आम जनता खरीद सकती है, जो और उसमें भी लिस्टेड मतलब जिसके बीएसई एनएसई वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स लिस्टेड है, इन्फोसिस, टाटा वगैरह। तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में किया, वो तो लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, फ्लिपकार्ट फिर भी गया ना। तो ये ऑप्शन गलत है। डेट सर्विसिंग वो भी गलत है, लोन का नहीं, शेयर्स का पैसा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो लोन का पैसा हुआ तो भी गलत है। तो इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लो। ये 20 सेकंड फिर से क्वेश्चन दिमाग में उतारिए। कुछ लोगों ने दिमाग में सही समझा होगा, लेकिन इधर ठीक गलत किया होगा, क्योंकि वो ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, वो उसके अंदर वो ध्यान दे नहीं पाएंगे। तो उसका क्या आंसर है? अटेंशन स्पान बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर ये सब नहीं, उससे जितना दूर रहेंगे आपका फोकस बढ़ेगा। तो ये सब कह रही है एफडीए के जो दो सवाल थे, आई वुड टर्म देम एज इजी टू मीडियम क्वेश्चन। इसको आप स्किप करें, समझो 2-3 अटेम्प्ट से जो मेंस लिख रहा है वो तो आदमी करेक्ट करके आएगा। आज के लिए इतना काफी है। ये हैंडआउट कंटिन्यूड है, कल हम लोग ये एसडीआर नीड रील वगैरह और चीजें समझेंगे। सब लोग पढ़े उनके साथ पढ़ लो तो फायदे में रहोगे। फिर बाद में बैकलॉग होते हैं और फिर वो रिकॉर्डेड देखने बैठते हैं, फिर फास्ट फॉरवर्ड में वो सब देख लेता है, हैंडआउट ऊपर ऊपर से देखता है, फिर उसके एमसीक्यू सही नहीं होते। तो देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मुझे पता है, अंदाजा दैट इज नॉट इनफ भाई, एमसीक्यू को नीचे कट ऑफ के ऊपर ना मानना चाहिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं। जो आदमी 0 पे फेल हुए और मान लो कट ऑफ 85 तो जो 84 पे भी फेल हुए, तो आप अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को बोल सकते हैं, पर उससे आपको नौकरी नहीं मिल रही। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कल वापस मिलते हैं, लेट्स